सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट सबसे पहला बात कब आया था, कौन से ईयर में आया था? और अगर इसका और अच्छा से बात बोले तो ये 1 जुलाई 1930 से आया था। कब आया था? ठीक है, 1 जुलाई 1930 से आया था। मैं जितना पढ़ाऊंगा सब पूछूंगा, ध्यान रखना। तो अपना आंख, अपना कान, अपना नाक, अपना दिमाग सब खोल के बैठो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था? 1 जुलाई 1930 को आया था। सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बहुत बाद में आया। इससे पहले एक एक्ट आया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कौन सा एक्ट आया था? तो पहले जितना भी गुड्स का लेके ट्रांजेक्शन वगैरह होता था ना, वो सारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होता था। लेकिन धीरे धीरे गुड्स का ट्रांजेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि इनको एक अलग से एक्ट निकालना पड़ गया, जिसका नाम है सेल ऑफ गुड। इसीलिए मैंने पहले क्या लिखा, वाई सोगा। सोगा क्यों आया? क्योंकि गुड्स का ट्रांजेक्शन इतना ज्यादा बल्कि हो गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा के गुड्स के प्रोविजंस को किस में डाल दिया? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डाल दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले ट्रांजेक्शन होता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, उसके प्रोविजंस अब सब मिलके किस में आ गए बेटा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आ गए। सर ये कब से एग्जैक्ट डेट आया? 1 जुलाई 1930 से ये स्टार्ट हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर ये एक्ट कहां पे लागू है? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट पूरे भारतवर्ष में लागू है। देखो क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, इट कम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक्ट कब आया? 1 जुलाई 1930 से आया और ये पूरे भारत में लागू है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर मेरा एक सवाल है, क्या लिखा हुआ है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, यस और नो? तुमको इतना तो पता होना चाहिए, जब अपने कोई गुड्स बेच रहे हैं उसमें दो पार्टी होता है, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। यस और नो? एक होता है बायर और एक होता है, वो दोनों अग्रीमेंट में आते हैं और क्या करते हैं? सेल करते हैं। क्या करते हैं? तो पहले ये समझो सेल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? कोई बोल सकता है सेल का मतलब क्या होता है इन साधारण भाषा में? सामान बेचना, उसको क्या बोलते हैं? लेकिन इस लॉ में सेल का परिभाषा थोड़ा अलग है। क्या बोला मैंने? सेल का मतलब थोड़ा अलग है। ध्यान से सुनो, सेल का मतलब क्या है। सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में क्या लिखा है सुनो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और अग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। फिर से समझो, सेलर या तो ट्रांसफर कर गया या फिर अग्री किया ट्रांसफर को, तो भी उसको सेल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एग्जाम्पल समझो, मान लो मेरे को आकाश बोला, सर मैं आपको 10,000 रुपया दे रहा हूं, आप अपना वीवो का फोन मेरे को दे दीजिए। मैंने वीवो का फोन दिया, आकाश ने 10,000 दे दिया मेरे को, सेल हो गया। हाँ, तो ये पूरा ट्रांसफर हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? लेकिन अग्रीज टू ट्रांसफर, आकाश ने आज मेरे को 10,000 दिया, मैंने बोला आकाश मैं तेरे को फोन 2 दिन बाद दूंगा। अग्री टू ट्रांसफर हुआ ना, ट्रांसफर तो नहीं हुआ। क्या हुआ? लेकिन इसको भी सेल मान लिया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में फर्क नहीं पड़ता कि ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। अग्री टू ट्रांसफर है तो भी क्या मान लिया जाएगा? सेल मान लिया जाए। अगर हाथों हाथ सेल है तो वो ट्रांसफर हो गया, हाथों हाथ सेल नहीं है, 10 दिन बाद सेल होगा तो उसको ट्रांसफर टू सेल बोलते हैं। ट्रांसफर टू क्या बोलते हैं? अग्री टू ट्रांसफर बोलते हैं, और उसको भी क्या मान लिया जाएगा? सेल मान लिया जाएगा। तो खाली ट्रांसफर भी सेल है और अग्री टू ट्रांसफर भी सेल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको बोलते हैं, सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ ये, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, या तो ट्रांसफर भी सेल है या फिर अग्री टू ट्रांसफर भी सेल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन सर फॉर अ प्राइस, कुछ तो देना पड़ेगा आकाश को। यस और नो? आकाश बोला सर आप मेरा वीवो का फोन दे दीजिए, हम आपको कुछ नहीं देंगे। क्या ये सेल माना जाएगा? बिकॉज प्राइस ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्राइस होना बहुत जरूरी है। आई हैव अ क्वेश्चन। आकाश बोला सर आप मेरे को वीवो का फोन दे दीजिए, मैं आपको ना 10 kg चावल दे दूंगा। तो क्या जो चावल दे रहा है वो प्राइस माना जाएगा? द आंसर इज नो। प्राइस जो है ना बेटा, वो मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। किस में होना चाहिए बेटा? मॉनेटरी टर्म्स, काइंड में नहीं चलेगा। क्या बोला मैंने? काइंड मतलब समझता है ना? काइंड मतलब बार्टर सिस्टम, वो नहीं चलेगा कि आप मेरे को फोन दो मैं आपको चावल दूं, वो नहीं चलेगा। तो प्राइस जो है बेटा वो हमेशा किस में होना चाहिए? मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। अब एक सवाल और है, आकाश बोला सर मेरे को आप अपना वीवो का फोन दे दीजिए। क्या बोला? वीवो का फोन मैं आपको 8,000 रुपया दे दूंगा। कौन बोल रहा है? आकाश। कि सर मैं आपको अब बदले में मेरा एक पुराना फोन भी दे दूंगा आपको, ये चल जाएगा? ये चल जाएगा क्योंकि इसमें बेटा पैसा इन्वॉल्व तो है, खाली बार्टर तो नहीं है ना। तो ज्यादातर पोर्शन अगर पैसा है और थोड़ा बार्टर सिस्टम है तो चल जाएगा। बोलने का मतलब पूरा पूरी बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट डज नॉट कवर बार्टर सिस्टम। हाँ,
थोड़ा सा बार्टर है तो चल जाएगा, मगर पूरा पूरी बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा। तो पहले बताओ मेरे को, सेल ऑफ गुड्स कब से आया था बेटा? इट एक्सटेंड्स टू, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स टू थिंग्स, नंबर वन ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर, यस और नो, प्राइस मस्ट बी इन मॉनिटरी टर्म्स, थोड़ा बहुत बार्टर होगा तो चल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब एक और चीज क्या लिखा देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, क्या बोला मैंने? एब्सोल्यूट। आकाश मेरे पास आया, बोला सर 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 फोन दीजिए, 10,000 रुपया ले लीजिए, कोई कंडीशन है? नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन मैंने बोला आकाश तुमको फोन बेच दूंगा, तो अभी मेरे को 2,000 रुपया एडवांस दे और रात को आके पूरा पेमेंट करना, तब जाके फोन तेरा। हो सकता है ना? तो सेल में कंडीशंस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम? जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कोई कंडीशन नहीं, उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, मगर जब कंडीशंस इन्वॉल्व हो उसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम लोग मेरे पास आता है, मैंने बोला भैया आज रजिस्ट्रेशन करा लो, 10% ऑफ है, ये एब्सोल्यूट है या कंडीशनल है? कंडीशनल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। कुणाल बोला सर सर मेरे को सामान चाहिए, मैंने बोला कुणाल 2 घंटा के अंदर ले जा, वरना मैं माल किसी और को दे दूंगा, क्या हुआ? कंडीशनल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुणाल कोई बात नहीं, तू कभी भी आके ले जाना, मैं तेरे को दे दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सब एग्जांपल समझ रहे हो? तो एब्सोल्यूट मतलब नो कंडीशंस, और अगर कंडीशनल बोल रहा हो तो उसमें कंडीशन हो सकता है। इसका मतलब दो बातें, अगर ट्रांसफर कर दिया तो भी सेल है, अग्रीमेंट टू ट्रांसफर है, अग्रीज टू ट्रांसफर है, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा। और सेल का कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट भी हो सकता है या कंडीशनल भी हो सकता है। अभी तक कोई तकलीफ है? आगे भी कोई तकलीफ नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो सर, अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला देखो ध्यान से। अगर मैं बोल रहा हूं आकाश मेरे पास आया और मैंने उसको इमीडिएटली, क्या बोला मैंने? फोन दे दिया और पैसा ले लिया, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा सेल। क्या बोलते हैं? लेकिन आकाश को बोला आकाश तू पैसा आज दे दे, मैं तेरे को फोन 4 दिन बाद दूंगा, कब दूंगा? तो उसको हम लोग बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल। क्या बोलते हैं बेटा? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अगर इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, उसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? लेकिन प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर नहीं होगा, 4 दिन के बाद होगा, तब उसको क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट टू सेल। इसका मतलब सेल में प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर हो सकता है, कुछ कंडीशंस हो, वो कंडीशंस पूरा करेगा, उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा। तो सेल में प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर हो रहा है, अग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर नहीं हो। देखो क्या लिखा हुआ है, द अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, इमीडिएटली होगा यहाँ पे, इमीडिएटली, यस और नो, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम सब्जेक्ट टू कंडीशन, उसको क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट टू सेल। तो अगर प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर हो गया, सेल है, प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर नहीं, उसको क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट टू सेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक बार फटाफट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था? 1930 को। एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। उसमें सेल का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर। प्राइस होना चाहिए, हाँ, मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, काइंड चलेगा, थोड़ा बहुत काइंड चलेगा, हाँ चल जाएगा। कंडीशन सेल एब्सोल्यूट या कंडीशन, दोनों हो सकता है। एब्सोल्यूट में कोई कंडीशन, बट कंडीशनल में कुछ कंडीशंस लगा दिया जाता है। अगर प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर हो गया उसको क्या बोलेंगे? सेल। प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर नहीं होगा, भविष्य में बाद में होगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा? अग्रीमेंट टू सेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो सर, झक्कास समझ में आ गया। अब देखो वापस वही परिभाषा लिखा होगा, पढ़ लो लॉ के लैंग्वेज में। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। इसका सेक्शन क्या है बेटा? 4 सबसेक्शन 3। बट अगर 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 वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम सब्जेक्ट टू कंडीशन, उसको अब अपन बोलेंगे बेटा अग्रीमेंट टू सेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है सेल का डेफिनेशन और अग्रीमेंट टू सेल का डेफिनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम लोग को पूरा पीपीटी क्लास के बाद मिल जाएगा। क्लियर हो गया? पूरा पीपीटी भेज दूंगा, चाहो तो अभी बुक मत खोलो, घर जाके मिलाना कि क्या क्या सर ने कवर करा दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट हाँ, कुछ एग्जांपल्स कॉपी में हो तो लिख लेना, ठीक है? चलो आओ नेक्स्ट आओ। सर एक सवाल है, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सुनो। एक्स अग्रीज विथ वाई, मिस्टर एक्स ने वाई के साथ अग्री किया ऑन 10th अक्टूबर को दैट ही विल सेल हिज कार टू वाई ऑन 10th नवंबर।
एक्स वाई के साथ अग्री कर रहा है 10 अक्टूबर को कि मैं तेरे को गाड़ी बेचूंगा, मगर आज नहीं बेचूंगा, 10 नवंबर को बेचूंगा। इसको बेटा क्या बोलेंगे, सेल या अग्रीमेंट टू सेल? अग्रीमेंट टू सेल। लेकिन यही अगर 10 अक्टूबर को ही बेच देता, सेल। यस और नो? 10 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन है, 10 अक्टूबर को बेच दिया, सेल। 10 अक्टूबर को नहीं बेच के 12 अक्टूबर को बेचेगा, 15 अक्टूबर को बेचेगा, क्या हो जाएगा, अग्रीमेंट टू सेल। क्लियर हो गया? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अग्रीमेंट टू सेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? याद रहेगा? चलो नेक्स्ट आओ। सर अब हम लोग बार बार बात कर रहे हैं सर। सबसे पहले मैं समझाता हूं, ये देखो कुछ कंडीशंस है बेटा, जब जाके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पूरा होगा। ये 6 का 6 कंडीशन में अभी पढ़ाऊंगा और अभी लर्न करना पड़ेगा। पहला कंडीशन सर, हम सबको पता है जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए। कौन कौन? बायर और सेलर। क्या तुम अपना माल खुद को बेच पाएगा? ले भाई, अपने पॉकेट से 10 रुपया निकाला, अपने आप को पेन बेचा, हो गया काम? ऐसा होता है? नहीं। कम से कम कितना पार्टी होना चाहिए? 2 एटलीस्ट बोला है। 3 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एटलीस्ट कितना पार्टीज? देखो क्या लिखा है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, दैट इज सेलर एंड बायर। गुनगुन हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? एक्ट का नाम क्या हम लोग का? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। यस और नो? तो इसका मतलब अगर मैं कोई लैंड बेचूं आकाश को, वो कवर होगा? इस एक्ट में वो कवर नहीं होगा कि लैंड गुड्स नहीं होता है। तो मैं भी थोड़ा देर में समझाऊंगा तुम लोग किस किस को गुड्स बोलते हैं। इसका मतलब इस एक्ट में सब्जेक्ट मैटर खाली गुड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, द सब्जेक्ट मैटर मस्ट ओनली बी द गुड्स, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स है। तो गुड्स का जो लेवा बेची हो रहा है केवल इस एक्ट में वही कवर होगा। गुड्स को छोड़ के अगर कुछ और ट्रांजैक्शन हो रहा है सर, वो इस एक्ट में कवर नहीं होगा। पहला, देयर मस्ट बी एटलीस्ट द सब्जेक्ट मैटर मस्ट ओनली बी एंड मस्ट ओनली बी एंड नथिंग एल्स। गुड्स है तो गुड्स, और कुछ नहीं होगा। यस और नो? सर तीसरा चीज, प्राइस जो है, देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट इन काइंड। मैंने पहले बोल दिया प्राइस काइंड में, हाँ थोड़ा बहुत है तो मैंने एक प्रैक्टिकल बोल दिया चल जाएगा, बट पूरा पूरी काइंड में। देखो क्या लिखा है, प्राइस शुड बी पेड और प्रॉमिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला है। आकाश बोला सर आप मेरे को अपना फोन दे दीजिए, मैं आपको पैसा दे दूंगा। आप अपना फोन दे दीजिए, मैं आपको पैसा। पेड नहीं हुआ ना, प्रॉमिस किया उसने, क्या किया मेरे से? कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। अपने इसको क्रेडिट सेल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो क्रेडिट सेल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है? सेल तो सेल ही हुआ, चाहे कैश हो या क्रेडिट। तो प्रीपेड हो या प्रॉमिस हो, मान लिया जाएगा, मगर प्राइस होना चाहिए। आकाश मेरे को बोलता है सर आप मेरे को वीवो का फोन दे दीजिए, मैं अपना टीवी आपको परसों दे दूंगा उसकी जगह। नहीं चलेगा। प्रॉमिस तो कर रहा है वो, मगर प्राइस का नहीं कर रहा है, टीवी का कर रहा है। टीवी नहीं चलेगा इस एक्ट में। गुड्स जो है वो बार्टर सिस्टम एक्सचेंज नहीं चलेगा। यस और नो? क्लियर हो गया? बट प्राइस जो है, पैसा, वो बाद में देगा तो भी चल जाएगा। आगे क्या लिखा हो देखो, there is nothing to prevent the consideration from being partly in money and partly in kind। बोला तो इस एक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पार्टली इन काइंड और पार्टली इन मनी नहीं चलेगा, चल जाएगा। इस एक्ट में देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट, कुछ प्रिवेंट नहीं कर रहा है। आधा पैसा आधा काइंड चल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब आकाश मेरे को 10,000 की जगह 2,000 का फोन दे रहा है और 8,000 कैश दे रहा है, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो देयर इज नथिंग इन दिस एक्ट जो प्रिवेंट कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पूरा काइंड चलेगा क्या? नहीं चलेगा। थोड़ा कैश थोड़ा काइंड चल जाएगा। क्लियर हो गया? तो सब 3 बातें निकल के आ गई। पहली बात क्या है, 2 पार्टी का नाम क्या क्या है, सेलर और बायर। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, सब्जेक्ट मैटर खाली क्या होना चाहिए, गुड्स है तो गुड्स ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। और तीसरा क्या लिखा हुआ है, प्राइस प्रॉमिस हो सकता है, काइंड में चलेगा, थोड़ा काइंड में चल जाएगा। ये सर नो, इतना अभी लर्न करा दूंगा, सब याद हो जाएगा तुम लोग को। ठीक है? लॉ में अगर अब क्लास में लर्न नहीं हुआ ना तो जिंदगी में घर पे लर्न नहीं हो सकता है लॉ, ये ध्यान रखो। चलो नंबर 4 आ जाओ सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर मस्ट टेक प्लेस। अरे भैया तुम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा है, अगर सेलर सामान बेच दिया यानी कैश ले लिया, मगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया, तो सेल माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर होना चाहिए कम से कम। आज अगर तुम 10 रुपए का चिप्स ले रहा है, दुकानदार जो है तुमको चिप्स नहीं दिया मगर तुम उसको पैसा दे दिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना जरूरी है। हाँ ये हो सकता है प्रॉपर्टी आज ट्रांसफर नहीं होके 2 दिन बाद हो, वो चल जाएगा, मगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एसेंशियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम पैसा किस लिए दे रहा है, प्रॉपर्टी या गुड्स को यूज करने के लिए तो दे रहा है। अगर तुमको गुड्स ही नहीं मिलेगा तो वो सेल कहां का? यस और नो? तो प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो क्या लिखा है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस। बायर पैसा दिया, बोला सर आप मेरे को ये चिप्स दे देंगे क्या? तो ऑफर किसने दिया? बायर ने। प्राइस किसने लिया? सेलर ने। प्रॉपर्टी किसको मिलेगा?
बायर को। वापस देखो, ऑफर किसने दिया? ऑफर किसने दिया? बायर, कि मेरे को बेच देंगे क्या। उसके बाद पैसा किसको मिला? और गुड्स किसको मिल जाएगा? बायर को मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फोर्थ पॉइंट का मतलब हुआ प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना जरूरी है, गुड्स ट्रांसफर होना जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चाहे आज हो या फिर 2 दिन बाद में हो। सर ये तो हम लोग पढ़ लिए, कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट भी हो सकता है या फिर कंडीशनल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम। एब्सोल्यूट मतलब जिसमें कोई कंडीशन छिपा हुआ, और कंडीशनल मतलब जिसमें कंडीशंस है। यस और नो? 5 पॉइंट। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। पॉइंट नंबर 2, सब्जेक्ट मैटर मस्ट ओनली बी द गुड्स। टीवी मत देखना। नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? प्राइस होना चाहिए, चाहे पेड हो चाहे प्रॉमिस हो, काइंड नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 4 क्या था बेटा? ट्रांसफर ऑफ गुड्स मस्ट टेक प्लेस, चाहे आज या बाद में। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 5 क्या बोला? जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है बेटा, वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है या कंडीशनल भी, वो वैलिड है, वो गलत नहीं माना जाएगा। यस और नो? एंड लास्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। सर ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें होनी चाहिए वैलिड, वो इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, कंपिटेंस ऑफ पार्टी। तुमको पता है माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं है बेचारे को, तो माइनर इज नॉट कंपिटेंट। माइनर मतलब कौन है? जो बेचारा 18 साल से कम है। तो माइनर, अगर आज मान लो आकाश अपना 12 साल का है, कितना साल का? 12 साल का। और मैं मान लो हूं 40 साल का। कितने साल का? 40। मैं मेजर हूं, आकाश कौन है? माइनर। हम दोनों के बीच में अगर कोई सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आकाश अगर मेरे को बोला सर आप अपना वीवो का फोन दे दीजिए, मैं आपको 10,000 रुपया दे दूंगा। मैंने वीवो का फोन हाथों हाथ दे दिया। वो 10,000 रुपया मेरे को 3 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, नहीं दे रहा है। मेरे को तो पैसा चाहिए। मैं अगर चाहूं ना तो भी उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि एक इंसान को समझ होना चाहिए, एडल्ट पर्सन को, कि माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। क्या होता है? वॉइड मतलब अवॉइड नहीं, वॉइड होता है। क्या होता है? वॉइड मतलब जिसका लीगल कोई अस्तित्व नहीं है। कोर्ट के पास जाऊंगा, कोर्ट मेरे को 4-5 माँ बहन का गाली सुना देगा। क्या बोलेगा? अरे तुम पागल है क्या जो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है? तो माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं वैलिड है, वो वॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है? इसी तरह अगर मान लो कोई अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, कोई तुम इंसान बहुत पिया हुआ है और उससे तुम सिग्नेचर करवा लिया, ले भाई तेरा प्रॉपर्टी मेरा नाम कर दे, वॉइड है। समझा? तो कोई इंसान अगर पागल है, बेवड़ा है, अनसाउंड माइंड में है, पी के रखा है, उसके साथ भी क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है, क्योंकि तुम उसका जो पोजीशन उसका मिस यूज किया है। क्या किया है? तो ये सब जितना वैलिड एलिमेंट्स होना चाहिए उसमें भी माना जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको डिटेल में और समझ में आएगा जब लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, बट एक बार के लिए मैंने समझा दिया। क्या सर? 6 पॉइंट एक बार इसको हटा के पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, टू एक एक करके, जो तुम लोग सभी एक एक बता देगा। पहला पॉइंट इशिता, 2 पार्टीज, नाम बोलो ना, बायर एंड। दूसरा पॉइंट आकाश, द ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिलेटेड टू गुड्स। दृष्टि थर्ड नंबर, प्राइस में होना चाहिए बट समवट काइंड चल जाएगा। फोर्थ पॉइंट, एब्सोल्यूट और कंडीशनल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, वो फिफ्थ हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना जरूरी है। कुणाल लास्ट, मतलब कंपिटेंट होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के जितने वैलिड एलिमेंट्स है वो सारे होने चाहिए। यस और नो? ये हो गया मेरे फीचर्स, एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से। सर अगर मैं तुमको खाली बेसिक पूछ लूं, सेल और अग्रीमेंट टू सेल का मतलब तुम लोग को पता है ना? सेल मतलब क्या हो गया? हाथों हाथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में हाथों हाथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? अग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। सेल में हाथों हाथ ट्रांसफर होगा, अग्रीमेंट टू सेल में आज ट्रांसफर नहीं होगा, 10 दिन के बाद होगा। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स, द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स सब्जेक्ट टू कंडीशन। यस और नो? एक चीज समझो ध्यान से, मैं आकाश का एग्जांपल ले रहा हूं। आकाश ने मेरे को पैसा दिया, मैंने उसको फोन दे दिया, हाथों हाथ हो गया, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? जिसमें दोनों पार्टी ने अपना काम तुरंत कर दिया, उसको क्या बोलते हैं बेटा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन लेकिन आकाश ने मेरे को पैसा दिया, मैंने फोन अभी तक दिया नहीं। उल्टा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? आकाश ने मेरे को पैसा नहीं दिया मगर मैंने फोन दे दिया, कुछ एक काम बाकी है, तो चाहे बायर का हो चाहे, उसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वापस, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन बोथ द पार्टीज हैव डन देयर पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड। बट इन केस ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ द पार्टी फुलफिल्स द ऑब्लिगेशन बट द अदर पार्टी डज नॉट फुलफिल द ऑब्लिगेशन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सेल तो एग्जीक्यूटेड होगा मगर एग्रीमेंट टू सेल कभी भी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी बाद में ट्रांसफर होगा, कुछ ना कुछ काम बाकी है। तो एग्रीमेंट टू सेल इज ऑलवेज ऑलवेज विच कॉन्ट्रैक्ट? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मगर सेल इज अ
आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर? अब सुनो ध्यान से, नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अलग अलग समझो, सेल का केस समझो। सेल, मैंने आकाश को फोन बेचा, कितना में? 10,000 में। आकाश ने मेरा फोन ले लिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया। क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया। सेल है ना वो, सेल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, पैसा मिला, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया। लेकिन लेकिन समझो मेरा बात, अगर मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, आकाश मेरे को पैसा नहीं दिया, क्या बोला मैंने? आकाश मेरे को पैसा, मैं उसको केस फाइल करूंगा। तो क्या चीज के लिए? प्राइस दे भाई, क्या दे मेरे को? अगर सेल हो गया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया तुमने, मगर बायर तेरे को प्राइस नहीं दे रहा है ना, तो सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस। सू मतलब केस फाइल किया जा सकता है। वापस बोल रहा हूं, सुन लो। सेल के केस में, सेल के केस में अगर अगर बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, वो पैसा नहीं दे रहा है, सेलर जो है वो क्या चीज के लिए सू कर सकता है? प्राइस के लिए। देखो क्या लिखा हुआ है, द सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड। सर क्यों? क्योंकि बेटा प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी उसके पास चला गया। प्रॉपर्टी तो किसके पास चला गया? आकाश के पास। मैं प्रॉपर्टी तो नहीं लूंगा, मगर मगर प्रॉपर्टी का क्या लूंगा उससे? प्राइस। तो अगर सेल हो गया और बायर अगर पैसा नहीं दे रहा है, तो सेलर क्या चीज के लिए सू करेगा बेटा? प्राइस के लिए सू करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन सर बहुत इजी है। अग्रीमेंट टू सेल, क्या बोला मैंने? अग्रीमेंट टू सेल। एक चीज बताओ, अग्रीमेंट टू सेल में मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है क्या? नहीं किया ना, तो प्रॉपर्टी मेरे पास ही है ना। प्रॉपर्टी किसके पास है? तो उससे मैं प्राइस ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता हूं। ये बात समझा? सेल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, मैं प्राइस के लिए सू करूंगा। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में तो प्रॉपर्टी मेरे पास ही है, मैं प्राइस के लिए सू नहीं करूंगा। लेकिन तुम एक चीज समझो सर, मैंने आकाश के लिए, आकाश मेरे को वादा किया था सर 4 दिन बाद मैं फोन ले लूंगा आपसे। अग्रीमेंट टू सेल या सेल? अग्रीमेंट टू सेल। मैंने फोन 4 दिन के लिए आकाश के पास रखा, आकाश के लिए रखा कि आकाश बेचारा आएगा और 4 दिन बाद मेरे से फोन ले लेगा। आकाश कितना रुपया देगा मेरे को? 10,000। तुमको पता है 4 दिन हुआ नहीं था, तीसरे दिन कुणाल आया मेरे दुकान में, बोला सर ये फोन मैं आपसे लेना चाहता हूँ 11,000 में। मैंने कुणाल को बोला कुणाल तू लेट हो गया, कल तो मेरे को उसको डिलीवरी देना है। किसको डिलीवरी देना है? आकाश को देना है 10,000 रुपए में। पहले पता होता मैं तेरे को दे देता, कितना में? 11,000 में। कुणाल चला गया। चौथे दिन आया, आकाश तेरा फोन मेरे पास पड़ा याद है ना? आकाश बोला सर क्या बोले, मेरा एक्सीडेंट हो गया सर, सारा पैसा तो उसी में लग गया, मैं आपसे फोन नहीं ले पाऊंगा। एक मिनट सुनना, मैं नुकसान खाया। कितने का नुकसान खाया? 1,000 का नुकसान खाया। क्यों बताओ? क्योंकि 10,000 में ये मेरे से लेता, बट कुणाल आया 11,000 दे देता मेरे को। मेरे को नुकसान कितना का हुआ? 10,000 में तो मैं किसी को भी बेच सकता हूं, एक्स्ट्रा पैसा निकल गया मेरे हाथ से। कितना रुपया? मैं आकाश को डैमेज के लिए क्लेम कर सकता हूँ। वो डैमेज हुआ मेरा, डैमेज कितने रुपए का हुआ मेरा? डैमेज मीन नुकसान कितने का हुआ? 10,000 का नुकसान नहीं हुआ, 10 में तो फोन कोई भी ले लेगा, वो एक्स्ट्रा दे रहा था मेरे को। कितना रुपया? तो आई कैन सू आकाश नॉट फॉर द प्राइस बट फॉर द डैमेज। क्यों? वापस समझो, सेल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया था, प्राइस मांगूंगा उससे। अगर 4 दिन बाद वो पैसा देने से मना कर दिया, मैं उससे पैसा मांगूंगा, ले 10,000 रुपया दे। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी मेरे पास ही था, वो तो यूज भी नहीं किया, तो 10,000 रुपया तो मांग नहीं सकता उससे। मगर मेरा जो नुकसान हो गया मीनवाइल, वो पैसा ले लूंगा मैं। कितना रुपया? 1,000। यस और नो? तो इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, द अग्रीड पार्टी कैन, अग्रीड मैं हूं, अग्रीड मतलब जिसको नुकसान हुआ, कैन सू फॉर एंड नॉट फॉर द प्राइस। समझा मेरा बात? लॉजिक क्लियर है? अग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया था, तो प्राइस तो लेना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगर अग्रीमेंट टू सेल था, प्रॉपर्टी तुम्हारे पास ही था, तो तुम उसको क्या कर सकता है? खाली डैमेज क्लेम कर सकता है। बहुत इजी चीज समझो। तुम्हारे दुकान में, तुम्हारा एक मोदी खाना का दुकान है। किसका दुकान है? मोदी खाना का दुकान है। मैं आया तुम्हारा कस्टमर बन के, 50 केजी चावल ले लिया, मैं पैसा देने से मना कर दिया। मान लो 100 रुपया केजी का दाम है, 50 इंटू 100 कितना होता है? 5,000 रुपया होता है। मैं तेरे को पैसा नहीं दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी किसके पास है? गुड्स का मेरे पास है। तुम, मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, क्या करेगा? 5,000 रुपया लेगा कि नहीं लेगा मेरे से? तो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, तो प्राइस के लिए सू करो, प्राइस मांगो। यस और नो? लेकिन अब समझो, मान लो तुमको मीन वाली कोई और कस्टमर आ गया, अग्रीमेंट टू सेल, प्रॉपर्टी तुम्हारे पास ही है, तुम चावल मेरे को अभी तक बेचा, मैं अग्रीमेंट करके चला गया हूँ कि 2 दिन बाद तेरे से चावल ले लूंगा 100 रुपया केजी में। मीन वाली कोई और कस्टमर आया, वो तुमको 200 रुपया करके दे रहा था, तुम उसको ना बेच के मेरे को बेचने वाला है। यस और नो? तो उस केस में अगर मैं तेरे को मना कर देता हूं कि मैं चावल, तो तुम मेरे से चावल का दाम तो नहीं लेगा, मगर जो एक्स्ट्रा कस्टमर छूट गया तुम्हारा, वो तुमको जितना एक्स्ट्रा दे रहा था उतना दाम तो तुम मेरे से ले लेगा।
तो अग्रीमेंट टू सेल में हम लोग खाली क्या मांगते हैं, डैमेज मांगते हैं। क्या मांगते हैं, डैमेज मांगते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक और एग्जांपल लास्ट दे रहा हूँ। रिया मान लो सीए फाउंडेशन पढ़ना चाहती है, कितना, सीए फाउंडेशन। रिया बोली सर मेरा सीट बुक कर लीजिए 1000 रुपया में। मैं मान लो 1000 रुपया में पढ़ाता हूँ, तो मैंने रिया का सीट बुक कर दिया और रिया लास्ट कैंडिडेट थी। 1000 रुपये से मैंने उसका सीट क्या कर दिया, बुक कर दिया। मेरी एक स्टूडेंट है मान लो कोई सिमरन करके, वो बोली सर इनरोलमेंट चल रहा है क्या? मैंने बोला ना बेटा इनरोलमेंट तो नहीं चल रहा है, बुक हो गया। बोली सर सर मैं आपको 1200 रुपया दे दूंगी सर, प्लीज सर मेरा इनरोलमेंट कर दीजिए ना सर। मैंने बोला एकदम नहीं हो पाएगा, लास्ट कैंडिडेट रिया थी, उसका हमने नाम लिख दिया, हो गया। अब सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिया जिस दिन ट्यूशन स्टार्ट होने वाला था आई नहीं। मैंने रिया क्या हुआ? बोली सर भैया हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो परमानेंटली जयपुर शिफ्ट हो गए। रिया बोलना चाहिए ना तुमको कि तुम जयपुर शिफ्ट हो गई, यस और नो? तुमको पता 1200 का एक इंसान आया था, मैंने उसको नहीं लेके तेरा नाम लिख लिया था। मेरा डैमेज कितने का हुआ, 200 रुपया का। मैं सिमरन को बोला सिमरन सिमरन आ जाओ तुम फटाफट, 1000 रुपया में देके पढ़ लो। 1000 रुपया सिमरन से लूंगा, डैमेज किससे लूंगा, रिया से। कितना रुपया से, 200। मेरे को 1200 मिला कि नहीं मिला? तो हम लोग जब भी ऐसा होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करते हैं तो खाली डैमेज क्लेम कर लेते हैं। क्या क्लेम कर लेते हैं, डैमेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा? रिया मेरे से पढ़ रही है, 6 महीना बीत गया, एक को पैसा नहीं दी मेरे को, मैं इसको किसके लिए सू करूंगा, प्राइस के लिए या डैमेज के लिए? फीस के लिए, मतलब प्राइस के लिए। तो अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी चला गया तो प्राइस के लिए केस करो, प्रॉपर्टी नहीं गया तो डैमेज क्लेम करो, सीधा बात है। ये सुन लो, अब समझा मेरा बात? तो अग्रीमेंट टू सेल में खाली डैमेज क्लेम होता है, मगर सेल के केस में खाली क्या क्लेम होता है, खाली प्राइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आओ। हाँ अब एक चीज और समझो, सेल में प्रॉपर्टी किसके पास है, सेलर या बायर? सेल हो गया, प्रॉपर्टी किसके पास चला गया? तो बेटा प्रॉपर्टी जिसके पास, आगे से रिस्क भी किसका होगा, बायर का ही ना होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो अगर प्रॉपर्टी बायर का, तो आगे से रिस्क भी किसका, बायर का। लेकिन बेटा अग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी गया है क्या, नहीं, प्रॉपर्टी किसके पास है, सेलर के पास, तो रिस्क भी किसका रहेगा, सेलर के पास रहेगा। मैंने आकाश को भी वो T25G फोन दे दिया, फोन चोरी हो गया, रिस्क किसका, नहीं, मैंने तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया ना, तो अब चोरी हो गया तो वो समझे, तो रिस्क किसका हो जाएगा बेटा, बायर का। लेकिन फोन मेरे पास ही रखा हुआ अभी तक, प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया नहीं, मेरे शोरूम से चोरी होता है, रिस्क किसका होगा बेटा, सेलर का होगा। तो सीधा बात, सेल में अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है तो रिस्क भी बायर का हो जाएगा। अग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रहा तो रिस्क किसका रहेगा, सेलर का। देखो क्या लिखा हुआ है, लॉस जो होगा अगर सेल का बात कर रहे हैं तो किसका होगा बेटा, बायर का। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में बेटा लॉस होगा तो किसका होगा, सेलर का होगा। कितना पॉइंट हो गया बेटा, 4 पॉइंट। पहला पॉइंट हटाते हैं इसको, पहला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसमें इमीडिएटली हो रहा है, किसमें थोड़ा लेट से हो रहा है? कौन सा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, सेल है। कौन सा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, अग्रीमेंट टू सेल। यस और नो? राइट क्या मिलता है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता तो सेल में, प्राइस किस में मिलेगा, सेल में, और डैमेज खाली किस में मिलेगा, अग्रीमेंट टू सेल में मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? याद रहेगा पक्का से। और एक पॉइंट है लास्ट वाला, क्या बताओ, अगर रिस्क है, और सेल में रिस्क कौन बियर करेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर बियर करेगा क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुका है। अग्रीमेंट टू सेल में बेटा प्रॉपर्टी तो आज भी सेलर के पास है, तो रिस्क किसका होगा बेटा, सेलर का होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो सर समझ में आया। अब और चीज सुन लो, ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए, रिस्क किसका बेटा, बायर का, रिस्क किसका, सेलर का। अब तुम्हारे पास आज एक नया टर्म आ रहा है, सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में अलग से भी आ जाता है। क्या, सुनो, सेल में जो राइट क्रिएट होता है उसको बोलते हैं बेटा क्रिएट्स जस्ट इन रेम। क्या बोला मैंने? और यहाँ पे बेटा क्रिएट्स जस्ट इन पर्सनम, दोनों वर्ड समझा, पढ़ पा रहे मतलब तो मैं समझा रहा हूँ। क्रिएट जस्ट इन रेम और क्रिएट जस्ट इन पर्सन। अब मैं इसका मतलब लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है बेटा राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। क्या बोला मैंने, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। मगर इसका मतलब बेटा क्या होता है, राइट अगेंस्ट ओनली अ पर्टिकुलर पर्सन। क्या बोला मैंने, राइट अगेंस्ट ओनली अ पर्टिकुलर पर्सन। सर इसका मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से, इसका मतलब बेटा हो गया, सुनो सुनो सुनो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर मैंने एक पर्टिकुलर एड्रेस में एक प्रॉपर्टी खरीद ली। क्या बोला मैंने, एक प्रॉपर्टी खरीद ली, 50 लाख रुपया देके मान लो गुनगुन से खरीद ली वो प्रॉपर्टी। क्या आकाश या इशिता आके उस प्रॉपर्टी में कब्जा कर सकता है क्या, नहीं। प्रॉपर्टी खरीद ली, सेल हो गया। अगर सेल हो गया, मेरे पास पूरे दुनिया के अगेंस्ट में राइट है, मेरे से वो प्रॉपर्टी कोई नहीं छीन सकता। इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड।
अगर सेल हो गया, तेरे पास राइट है उस एड्रेस, एक एड्रेस पे दो प्रॉपर्टी तो नहीं ना हो सकता, मींस यू हैव द राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। चिप्स इसने खरीदा दृष्टि ने 10 रुपया देके, क्या रास्ते में कोई भी वो चिप्स छीन के लेके जा सकता है क्या? शी हैज द राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड। वो चिप्स अगर उसने खरीदा वो सिर्फ उसी का रहेगा, वही खा सकती है, अनलेस एंड अनटिल तुम लोग छीना झपटी करके आपस में वो करो तो अलग बात है। शी हैज द राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, यू हैव द राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, कोई गुड्स का बात हो रहा है, ये सर नो, सिर्फ मेरा और मेरा ही रहेगा। लेकिन बेटा अग्रीमेंट टू सेल तुमको ये चीज नहीं देता है, अग्रीमेंट टू सेल देता है क्रिएट जस्ट इन पर्सनम। क्या बोला मैंने, सुनो ध्यान से। आकाश ने बोला सर आप मेरे को फोन दे दीजिएगा कितने दिन के बाद, पहले बताओ सेल है या अग्रीमेंट टू सेल है? क्योंकि दे दूंगा ना कितना दिन के बाद। मैं अगर आकाश को मना कर दूं, आकाश तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं तेरे को फोन नहीं दूंगा, आकाश सू करेगा तो, केस फाइल करेगा तो किसके खिलाफ, मेरे खिलाफ। क्या पड़ोसी के खिलाफ भी केस फाइल कर देगा? उसको राइट मिलेगा खाली मेरे अगेंस्ट में ना, तो क्या लिखा, राइट अगेंस्ट ओनली अ पर्टिकुलर पर्सन। तो जस्ट इन पर्सन है, मतलब अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो तुमको खाली उस पर्सन के खिलाफ ही राइट मिलेगा, मगर राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड क्या, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो तुम्हारे पास पूरे दुनिया के अगेंस्ट में राइट है, वो गुड्स तुम एक्सक्लूसिवली यूज करो, तुमको कोई रोकेगा नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेल क्रिएट्स जस्ट इन रेम, बट अग्रीमेंट टू सेल अगर कोई तोड़ता है तो तुम्हारे पास खाली जस्ट इन पर्सनम है, तुमको जो धोखा दिया तुम उसी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सेल क्रिएट जस्ट इन रेम, बट अग्रीमेंट टू सेल क्रिएट्स जस्ट इन पर्सनम। रेम मतलब हो गया अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, और पर्सनम मतलब अगेंस्ट ओनली अ पर्टिकुलर पर्सन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी इंपॉर्टेंट। चल अब सुनो ध्यान से, राइट ऑफ रीसेल सर बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है सर। मैंने आकाश को फोन सेल कर दिया, सेल हो गया, तो क्या मैं अब वो फोन आगे किसी और को बेच पाऊंगा? तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है तो द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, क्योंकि ऑलरेडी सेल हो चुका है, प्रॉपर्टी ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है आकाश के नाम पे, तो मैं कैसे वो कुणाल को दे दूं? तो सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, सेलर गुड्स को रीसेल नहीं कर सकता है। लेकिन सर अग्रीमेंट टू सेल में, अग्रीमेंट टू सेल में इंपॉर्टेंट है, क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है? नहीं हुआ है। इसका मतलब अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ है तो अभी तक ओनरशिप किसके पास है? सेलर के। मेरे पास कुणाल आया, याद है आया था, कितना रुपया देने के लिए? 11,000। मैं चाहूं ना कुणाल को 1,000 एक्स्ट्रा में बेच सकता हूं, बट आकाश को मेरे को देना पड़ेगा 10,000 में फोन, ये तो हो सकता है? आकाश को तो फोन ही चाहिए ना, मैं कहीं से भी उसको 10,000 का फोन दे सकता हूँ, वो Vivo T25G, बट मैं चाहूं तो वो फोन वापस से किसी और को रीसेल, क्योंकि अभी तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं। और दुकानदार करते ही है ये। अरे भाई 10,000 का माल है, अगर तुमको कोई दुकानदार बायर तुमको 14,000 देगा, 15,000 देगा, तुम उसको नहीं बेचेगा? बिल्कुल बेचेगा, क्योंकि अभी तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ नहीं था। जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा तब तो मैं कुणाल को नहीं दे सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर अगर सेल हो चुका तो आप प्रॉपर्टी को किसी को वापस नहीं बेच सकते, मगर अगर सेल नहीं हुआ था यू कैन सेल द गुड्स टू एनीवन, बट हाँ बेचारे बायर को जो नुकसान हो उसका डैमेज मेरे को देना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। अगर मेरे फोन बेचने से, कुणाल को फोन बेचने से अगर आकाश को नुकसान हुआ तो आई एम लाइबल टू पे डैमेज टू आकाश, वो डैमेज क्लेम करेगा मेरे से, ये बात निश्चित है। बट मेरा राइट नहीं रुका है, मैं राइट क्या है मेरे पास, मैं किसी को भी गुड्स बेच सकता हूं। राइट का बात समझो, डैमेज होगा। राइट क्या है, अगर सेल का कॉन्ट्रैक्ट है यू डोंट हैव द राइट टू सेल द गुड्स, बट अगर अग्रीमेंट टू सेल है मेरे पास राइट तो है, मैं किसी को भी गुड्स बेच सकता हूं। डैमेज क्लेम करेगा वो अलग बात है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा मेरा बात? देखो क्या लिखा है, in case of agreement to sell the seller may sell the goods since the ownership is still with the seller, ownership अभी भी किसके पास है? सेलर के पास है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा सर? इन दोनों पॉइंट को मैं नेक्स्ट डे समझाऊंगा, इन दोनों को भी छोड़ देना, पेंडिंग है, बट बाकी सारे पॉइंट क्लियर है। क्लियर हो गया मेरा बात? एक बार वापस से सारे डिफरेंस देखते हैं सर, सारे डिफरेंस देखेंगे, पूरा रिकैप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको हटा ही देते हैं ना। हाँ चलो, सबसे पहला रिया स्टार्ट, पहला पॉइंट क्या था? इन केस ऑफ सेल गुड्स आर इमीडिएटली ट्रांसफर्ड, बट फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगा। आकाश सेकंड पॉइंट क्या था? लाइन से चलो, एकदम एकदम लाइन से। हाँ, एक है एग्जीक्यूटेड कौन सा, ठीक से बोलो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एन, और एग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कुणाल थर्ड पॉइंट क्या था? अरे जल्दी से, हो सकता है। प्राइस सू कर सकते हैं अगर वो बायर पैसा नहीं चलो, देगा अगर तो। कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है तो सेलर जो है अग्रीमेंट टू सेल में प्राइस के लिए सू करेगा, बट अग्रीमेंट टू सेल है खाली डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है। दृष्टि फोर्थ नंबर पॉइंट क्या था?
रिस्क का लायबिलिटी बायर के पास रहेगा, अग्रीमेंट टू सेल में सेलर, क्योंकि गुड्स अभी तक किसके पास है, सेलर के पास है। फिफ्थ पॉइंट इशिता, जस्ट इन रेम सेल, जस्ट इन पर्सन पर्सनम अगर अग्रीमेंट टू सेल। जस्ट इन पर्सनम का मतलब क्या होता है, राइट अगेंस्ट ओनली अ पर्टिकुलर पावर। जस्ट इन रेम क्या होता है, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। और एक पॉइंट लास्ट बताया अभी, क्या बताया था इसके बाद, रीसेल द गुड्स। किसमें रीसेल नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। किसमें रीसेल कर सकते हैं, क्योंकि सेल में बेटा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुका है बायर को, तेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि तुम वापस बेचो। मगर अग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी आज भी किसके पास है, सेलर के पास है, तो चल जाएगा, तुम रीसेल कर सकता है। यस और नो। पूरा रिवीजन फटाफट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया था 1930 को, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद मैंने बताया, क्या बताया, जल्दी से बोलो फटाफट। सेल का मतलब बताया, सेल मतलब अग्रीज टू सेल है या सेल ऑलरेडी है, यस। और ट्रांसफर हो गया, अग्रीज टू ट्रांसफर, दोनों क्या माना जाएगा, सेल माना जाएगा। यस और नो। हाँ, उसके बाद मैंने बोला प्राइस का मतलब, प्राइस जो है बेटा वो मॉनिटरी टर्म्स में होना चाहिए, थोड़ा काइंड मगर चल जाएगा, पूरा पूरी काइंड तो नहीं चलेगा। उसके मतलब और ज्यादा फोकस के सेल किसको बोलते हैं, और अग्रीमेंट टू सेल। सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। और वो 6 पॉइंट थे सर। पहला, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, बायर एंड सेलर। पॉइंट नंबर 2, सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी गुड्स। पॉइंट नंबर 3, प्राइस भी होना चाहिए, मॉनिटरी टर्म्स काइंड चल जाएगा। पॉइंट नंबर 4, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। एंड सिक्स पॉइंट, ऑल द वैलिड पॉइंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी देयर। जैसे माइनर वगैरह नहीं चलेगा, अनसाउंड माइंड के आदमी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। यस और नो। चलो सर, बहुत अच्छे समझ में आया। अब सुनो ध्यान से, हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसको सोगा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, SOGA, सोगा। कब आया था बेटा, 1930 में। बट सर गुड्स क्या है वो तो बताइए हमको। मैं बार बार बोलो सेल ऑफ गुड्स होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, मगर ये गुड्स है क्या? तुम तो जानते हो गुड्स क्या होता है। अभी तुम लोग 12 देख के आए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में गुड्स का डेफिनेशन पढ़ा होगा, सेम टू सेम वही डेफिनेशन है, क्योंकि कंज्यूमर एक्ट में भी लिखा हुआ है, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पहला वर्ड तो वही है, गुड्स मतलब दुनिया में जितना मूवेबल प्रॉपर्टी है सब गुड्स है। क्या बोला मैंने, दुनिया में जितना मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है। क्या ये फोन गुड्स है, मूवेबल है? प्रिंटर गुड्स है क्या, लैपटॉप गुड्स है क्या, मेरा ये पेन गुड्स है क्या? गुड मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ। लेकिन देर आर टू एक्सेप्शंस, देर आर, इन्होंने मूवेबल प्रॉपर्टी में दो चीज को छोड़ दिया। क्या बोला मैंने, वो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे समझ लो, क्लेम्स एंड मनी, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। सुनो वापस, इसी तक क्या लिखा हुआ है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ। आपके आगे वाटर बॉटल है, वो गुड्स है कि नहीं है क्यों, क्योंकि वो मूवेबल। पहला चीज देखोगे वो मूवेबल है कि मूवेबल नहीं है, तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बट इन्होंने दो चीज छोड़ दिया। सर क्या छोड़ दिया, अदर देन, अदर मतलब इनको छोड़ दो। पहला एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़ दो बेटा, दूसरा किसको छोड़ दो, मनी को। पहले मैं तुमको ये बता देता हूं बेटा, एक्शनेबल क्लेम्स किसको बोलते हैं। क्या बोला मैंने, एक्शनेबल क्लेम्स किसको बोलते हैं, सुनो ध्यान से। मैं मान लो श्रद्धा बोल के एक लड़की है, क्या बोला मैंने, उससे मैं 10 लाख रुपया पाऊंगा। कितना रुपया, यानी वो मेरी डेटर हो गई। एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब समझा रहा हूं, समझ लो अच्छे से। श्रद्धा मेरी डेटर है, मैं उसे कितना पाऊंगा बेटा, 10 लाख रुपया पाऊंगा, ठीक है सर। लेकिन मेरे को 10 लाख रुपया मिलने में अभी 3 महीना का टाइम है। कितना महीने का टाइम है, 3 लाख। 10 लाख मिलने में 3 महीने का टाइम है। मैं गया मान लो रिया के पास, मैंने बोला रिया सुनना, मेरे को श्रद्धा से 10 लाख मिलने का है। क्या बोला मैंने, 10 लाख मिलने का है, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, 3 महीना के बाद मिलेगा। तू एक काम कर, मेरे को 7 लाख रुपया दे दे। कितना रुपया, रिया को बोला, रिया श्रद्धा से 10 लाख मिलने का है, लेकिन तू अपन को कितना दे दे, 7 लाख दे दे। उसके बाद श्रद्धा तेरी, इसका मतलब 7 लाख तू मेरे को दे दे। अब श्रद्धा से तू 10 लाख ले, 9 लाख ले, 8 लाख ले, 7 लाख ले, 4 लाख ले, लड्डू ले, वो तेरा। इसका मतलब मैंने एक क्लेम को शिफ्ट कर दिया। वो क्लेम कल तक मेरा था, श्रद्धा कल तक मेरी थी, आज श्रद्धा किसकी हो गई, रिया की। क्लेम मूव हो पाया, क्लेम मूव हो पाया तो, बट श्रद्धा क्या गुड्स है, नहीं। इसलिए मैं बोला एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स मत मानना। क्लेम मूवेबल तो है, मेरे से इसको जा रहा है, इससे किसी और को जा सकता है, बट वो जो एक्शनेबल क्लेम्स है बेटा, तो कोई पर्सन के अगेंस्ट में होता है ना, तो पर्सन कभी गुड्स नहीं हो सकता। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही हो गया, बिल्कुल। बिल ड्रॉ नहीं हुआ, खाली मैंने डेटर सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया, किसी थर्ड पार्टी को। तो एक्शनेबल क्लेम्स मूवेबल है ना,
मूवेबल तो है मगर वो गुड्स कभी नहीं माना जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए उन्होंने गुड्स के परिभाषा से किसको निकाल दिया? एक्शनेबल क्लेम्स को। पहला बात, गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। अब समझो मेरा बात। सर इन्होंने मनी को गुड्स से क्यों निकाल दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से। देखो एक चीज समझो, मेरे को मान लो वो बॉटल दो बेटा फटाफट। देखो मान लो आकाश ने मेरे को बॉटल दिया। क्या दिया मेरे को? आकाश 100 रुपया दाम। मैंने आकाश को अपने जेब से मान लो निकाला और 100 रुपया आकाश को दिया। क्या बोला मैंने? अपने जेब से 100 रुपया निकाला और आकाश को दिया। आकाश ने मेरे को गुड्स दिया। अगर मैं मनी भी गुड्स मान लू, ये बेटा गुड्स के बदले में गुड्स का लेन देन हो जाएगा। अगर मैं आकाश से गुड्स लूं और मनी को अगर गुड्स मान लिया गया, तो गुड्स के बदले में किसका लेन देन हो गया? गुड्स। बेटा गुड्स के बदले में गुड्स का लेन देन तो बार्टर सिस्टम होता है। सेल ऑफ गुड्स तो मना करता है कि प्राइस होना चाहिए, बार्टर सिस्टम, तो इसलिए मनी को भी निकाल दिया गया। ये सुन नो, लॉजिक समझा क्यों मनी को हटा दिया गया? मनी अगर आ गया बेटा तो बार्टर सिस्टम हो जाएगा, इसलिए मनी को भी क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, यहां तक क्लियर हुआ? समझ लो। बट अब सुनो, फिर इन्होंने बोला बेटा कुछ कुछ चीज को इंक्लूड भी कर लेना। अगर आप एक्सक्लूड कर रहे हो तो कुछ चीजों को इंक्लूड करना है। सर दो चीज तो पक्का से इंक्लूड करना, स्टॉक और शेयर्स। क्या बोला मैंने? स्टॉक और शेयर्स। बट इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या इंक्लूड करने बोला? सुनो, इन्होंने बोला बेटा ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। सर एक बार अच्छे से समझाइए ना ये वाला पार्ट, सुनो ध्यान से। मान लो बेटा ये मेरा जमीन है। क्या बोला मैंने? और ये बेटा इस जमीन का दाम है 20 लाख रुपया। ठीक है, इस जमीन का दाम कितना रुपया है? इस जमीन पर बेटा घास वास उग गया, और घास के साथ साथ कुछ पेड़ वेड़ भी उग गया। ठीक है, घास भी उग गया और क्या उग गया? कोई क्रॉप फ्रॉस भी उग गया। ठीक है, ये सब उग गया। मेरे को ये पूरा जमीन और ये पूरा पेड़ घास वास, इनका वैल्यू मान लो 10 लाख रुपया है। लैंड का वैल्यू कितना है बेटा? 20 लाख। और घास फूस पेड़ वेड़ का वैल्यू कितना है? 10 लाख रुपया। मेरा टोटल वैल्यू कितना है बेटा? लॉ में लिखा है लैंड तो बेटा गुड्स नहीं हो सकता क्योंकि लैंड मूवेबल, लेकिन लैंड के अटैच में अगर कोई क्रॉप्स है, कोई ग्रास है, या कोई और दूसरा चीज है जो लैंड पे ग्रो हो गया, उसको गुड्स मान लो। क्या बोला मैंने? उसको गुड्स। लेकिन उसको गुड्स तुम तभी मान पाएगा जब उसका वैल्यू निकाल पाएगा। मैंने वैल्यू निकाल पाया ना, मेरे ऊपर में क्रॉप्स वगैरह का वैल्यू कितना है? 10 लाख, उसका वैल्यू निकल पाया, तो अगर वैल्यू निकल पा रहे तो उसको गुड्स मान लेना है। तो अब आकाश को या किसी को मैं अगर वो बेच रहा हूँ 30 लाख में बेच रहा हूँ, उसमें लैंड का वैल्यू कितना है बेटा? वो तो कवर नहीं होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, मगर क्रॉप्स ग्रास ये सब कवर हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना है? 10 लाख। लेकिन अब बात समझो, कुणाल बोला सर लैंड और ये क्रॉप्स क्रॉप्स मेरे को चाहिए सर। मैंने बोला कुणाल देख यार, क्रॉप्स वगैरह का तो आइडिया मेरे को नहीं है, तो एक काम कर सब कुछ ले जा मेरे से 50 लाख रुपया में। मेरे को वैल्यू नहीं पता कि क्रॉप्स का कितना है, ग्रास का कितना है, तू सब कुछ एक साथ ले जा। कितना रुपया में? बेटा इनको गुड्स नहीं मानेंगे तब, क्योंकि इनका वैल्यू नहीं निकल पा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब सर जिसको आप अलग से अलग करके जिसका वैल्यू निकाल के आप किसी को दे पा रहे हो, वो गुड्स माना जाएगा, अदरवाइज गुड्स। देखो ये जो मैंने बोला यहां लिखा, देखो क्या लिखा सुनो। इंक्लूड्स स्टॉक शेयर्स, क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, या वो लैंड से जुड़ा हुआ है। मेरा जुड़ा हुआ है कि नहीं है? यहाँ पे देखो सारी चीजें लैंड से जुड़ी हुई है, बट क्या लिखा हो देखो आगे सुनो, विच आर अग्री टू बी सेवियर्ड, मतलब अलग कर देना। जिसको आप अलग कर पा रहे हो और अलग करके जिसका वैल्यू निकाल पा रहे हो, तब जाके उसको गुड्स मान लेना, वरना गुड्स मत मानना। समझा मेरा बात? तो क्या लिखा देखो गुड्स का डेफिनेशन सुनो। गुड्स मींस, अच्छा गुड्स का सेक्शन याद रख लेना बेटा, गुड्स का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 7। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ बट अदर देन एंड इंक्लूड्स स्टॉक शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, other things attached to or forming part of land which are agreed to be severed, ये वर्ड याद रखना, severed before sale or under the contract of sale। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये गुड्स का डेफिनेशन है। क्लियर हो गया मेरा बात? तो गुड्स का डेफिनेशन याद रखना। क्रॉप्स भी गुड्स है? हाँ है। ग्रास गुड्स है? हाँ है। एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स है क्या? नहीं। मनी गुड्स है क्या? नहीं है। स्टॉक गुड्स है क्या? शेयर्स गुड्स है क्या? यस और नो। जितना मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स है? हाँ है। क्लियर हो गया मेरा बात? और इन्होंने बोला सर अगर आपको और ध्यान रखो तो ध्यान रखना गुड्स में इनटेंजिबल गुड्स भी आ जाएंगे, मतलब गुडविल भी गुड्स माना जाएगा, कॉपीराइट भी गुड्स माना जाएगा, पेटेंट भी गुड्स माना जाएगा, ट्रेडमार्क भी गुड्स। अगर इनको गुड्स माना गया तो कौन से एक्ट में कवर होगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यानी गुडविल का अगर परचेज सेल हो रहा है, कौन सा एक्ट? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अगर कॉपीराइट पेटेंट बेच रहे हो, गुड्स है, कौन सा एक्ट? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। स्टॉक शेयर्स, गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सबको गुड्स मान लिया गया।
तो छोड़ा किसको सर? खाली एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को ही तो छोड़ा, और किसको छोड़ा? सब तो ले लिया। क्लियर हो गया? एक बार लास्ट टाइम देखो चार्ट प्लीज। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ other than actionable claims and money, but includes stock and share, growing crops, grass, things attached to or forming part of land which are agreed to be surveyed before the sale or under the contract of sale. इसको बोला गया गुड्स का डेफिनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? वेरी गुड, चलो सर हमको समझ में आ रहा है। अब आ जाओ सर, गुड्स कितना तरह का होता है? क्या बोला मैंने? गुड्स कितना तरह का होता है? 3 नाम दिख रहा है? क्या क्या 3 नाम है बताओ जल्दी से। पहला है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा है फ्यूचर गुड्स, तीसरा है कंटिंजेंट गुड्स। सर एग्जाम में इनका डेफिनेशन तुमको थोड़ा ध्यान से सुन लेना, एग्जांपल समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। पहला क्या है बेटा? एग्जिस्टिंग गुड्स। मेरे पास ये बॉटल पहले से पड़ा है। इशिता ही बोली सर ये बॉटल मेरे को दे दीजिए 100 रुपया में। मैंने बोला जा इशिता ले ले ये बॉटल 100 रुपया में और जी ले अपनी जिंदगी। मेरे पास गुड्स था, उसको बेच दिया। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर उस समय आपके पास गुड्स अवेलेबल है, उसको एग्जिस्टिंग गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जिस्टिंग गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर प्रेजेंट या व्हिच आर एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उसको कौन सा गुड्स बोलेंगे बेटा? एग्जिस्टिंग गुड्स बोलेंगे। जो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय अगर वो गुड्स आपके पास हाथों हाथ है, उसको कौन सा गुड्स बोलेंगे बेटा? एग्जिस्टिंग गुड्स। बट दूसरा कौन सा गुड्स है? फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होगा सुनो ध्यान से। इशिता बोली सर आपका एक जमीन है, उस जमीन में मैंने सुना सर चावल का खेती बहुत अच्छा होता है। किसका खेती? सर आप चावल का खेती फटाफट ग्रो कर लीजिए और मेरे को 100 केजी चावल दे दीजिए। अभी चावल है मेरे पास, चावल ग्रो होगा, 100 केजी ग्रो होगा, तब जाके इशिता को दूंगा। तो अभी तो नहीं है ना, भविष्य में ग्रो होगा, ग्रो होने के बाद इशिता को दूंगा। उसको कौन सा गुड्स बोलेंगे बेटा? फ्यूचर। जो अभी नहीं है, भविष्य में पैदा होगा, ग्रो होगा, उसके बाद दिया जाएगा, उसको कौन सा गुड्स बोलेंगे बेटा? फ्यूचर गुड्स। दोनों में डिफरेंस समझा? एग्जिस्टिंग गुड्स आज है मेरे पास, फ्यूचर गुड्स आज नहीं है मगर भविष्य में होगा, उसको कौन सा गुड्स बोलते हैं बेटा? फ्यूचर गुड्स। कोई दिक्कत अभी तक? तीसरा वाला में भी दिक्कत नहीं आएगा, सुन लो। तीसरा क्या है बेटा? कंटिंजेंट गुड्स। क्या बोला मैंने? सुनो ध्यान से। कंटिंजेंट गुड्स ना बहुत ही गजब चीज है। कंटिंजेंट गुड्स क्या गुड्स होता है सुनो। आकाश ने बोला सर आपके पास एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आ रहा है शिप का, जिसमें 2000 लीटर आपके पास तेल आने वाला है ऑस्ट्रेलिया से, मैंने सुना है। हाँ आकाश एकदम सही सुना है, कहां से पता चला? अरे सर मेरा बहुत सोर्सेस है। तो आकाश बोला सर उस 2000 लीटर में इस गरीब पे दया कीजिएगा, 100 लीटर तेल मेरे को दे दीजिएगा। ऐसा कौन बोला? आकाश। शिप कहां से आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया से। भाई शिप अगर रास्ते में डूब गया, शिप अगर, वो सामान तो बेटा सेलर को भी नहीं मिला, बायर को कहां से देगा? तो कंटिंजेंट क्या होता है? कंटिंजेंट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका आना या ना आना किसी और ही चीज पे डिपेंड करता है। कंटिंजेंट गुड्स क्या हो गए? अगर वो सुनो, कंटिंजेंट का मतलब समझ रहे हो, बायर को तो छोड़ो, सेलर को भी नहीं पता कि उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भैया राइस ग्रो हो जाएगा वो ठीक है, सेलर को मिल जाएगा, सेलर किसको दे देगा? कंटिंजेंट में तो बेटा सेलर भी अभी तक श्योर नहीं कि उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेलर को मिलेगा तब जाके वो किसको देगा? बायर को देगा। अगर वो शिप ही नहीं आया तो सेलर को भी नहीं मिलेगा, तो सेलर कैसे आकाश को देगा? तो उन गुड्स को क्या बोलते हैं बेटा? कंटिंजेंट गुड्स बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय? जिनका आना या ना आना कोई हैपनिंग पे डिपेंड करता है। अगर वैसा हो गया तो गुड्स आ जाएगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो गुड्स नहीं आएगा। एक बार देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है। सर एग्जिस्टिंग गुड्स, पहले ये पढ़ा रहा हूँ एग्जिस्टिंग गुड्स। ये देखो डेफिनेशन क्या बोला था मैंने, जो अभी है कि नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है। एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस। अभी है कब? जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तब। यस और नो? उसको कौन सा गुड्स बोलते हैं? एग्जिस्टिंग। और उसके बाद मैंने बोला बेटा फ्यूचर गुड्स। यस और नो? ये देखो क्या लिखा है। फ्यूचर गुड्स मींस गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, बनेगा, प्रोड्यूस होगा, उसके बाद सेलर किसको दे पाएगा? बायर को दे पाएगा। उसको कौन सा गुड्स बोलते हैं बेटा? फ्यूचर गुड्स बोलते हैं। एग्जांपल देखो क्या लिखा, सुनो। 1000 क्विंटल्स ऑफ पोटैटो टू बी ग्रोन। टू बी ग्रोन मतलब पता है ना क्या होता है? ग्रो होगा ऑन एज फील्ड। यस और नो? दो द एक्चुअल सेल ऑफ फ्यूचर गुड इज नॉट पॉसिबल, तो उसको एग्रीमेंट, अच्छा फ्यूचर गुड्स तो एग्रीमेंट टू सेल ही हो गया, क्योंकि अभी तो है नहीं, वो बाद में होगा। यस और नो? बट एग्जिस्टिंग गुड्स दोनों हो सकता है, सेल भी हो सकता है और एग्रीमेंट टू सेल। एग्जिस्टिंग गुड्स मान लो इशिता ने बोला सर ये बॉटल आप मेरे को अभी दे दीजिए, आपके पास है। क्या बोला? अभी दे दीजिए। एग्जिस्टिंग है तो वो अभी दे देती है पैसा, मैं अभी उसको गुड्स दे दिया, सेल। इशिता मेरे को पता है मेरे पास बॉटल है बट अभी मैं बिजी हूं, तेरे को शाम तक दे दूंगा। अग्रीमेंट टू सेल। एग्जिस्टिंग दोनों हो सकता है, सेल भी हो सकता है, लेकिन बेटा ये जो दोनों है ना, ये दोनों कौन सा दोनों? फ्यूचर और कंटिंजेंट। ये कभी सेल नहीं हो सकता, ये हमेशा,
क्योंकि ये तो आगे डिलीवर होगा, जब बनेगा, जब वापस आएगा तब तेरे को दूंगा। तो ये दोनों हमेशा अग्रीमेंट टू सेल होगा, यस और नो। मगर ये दोनों हो सकता है, या तो सेल भी हो सकता है या फिर अग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है, यस और नो। सेल तुरंत अगर दे दिया तो अग्रीमेंट टू सेल, मैंने बोला हाँ मेरे पास है मगर तेरे को बाद में दूंगा मैं, तब वो क्या हो जाएगा, अग्रीमेंट टू सेल। एग्जिस्टिंग दोनों हो सकता है ना, बट फ्यूचर और कंटिंजेंट कभी सेल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर तब तक नहीं होगा जब तक मेरे पास ग्रो ही नहीं होगा, तो मैं उसको दे ही नहीं पाऊंगा। तो ये दोनों हमेशा क्या होगा बेटा, अग्रीमेंट टू सेल, यस और नो। बट अब सुनो सर, कंटिंजेंट अगर पढ़ लो पहले, कंटिंजेंट गुड्स क्या था, ये देखो। कंटिंजेंट गुड्स, द एक्विजिशन ऑफ बाय द सेलर, सेलर एक्वायर करेगा कि नहीं वही डिपेंड कर रहा है कोई कंटिंजेंसी पे। सेलर के पास आएगा नहीं वही कोई ठीक नहीं है, उनको कौन सा गुड्स बोलते हैं बेटा, कंटिंजेंट गुड्स बोलते हैं। तो वो कभी सेल हो ही नहीं सकता, यस और नो। वो हमेशा हमेशा अग्रीमेंट टू सेल ही रहेगा एंड नॉट अ सेल, कभी सेल नहीं बन सकता। देखो क्या लिखा, एग्जांपल समझो ध्यान से, देखो। ए agrees to sell to be a Picasso painting provided he is able to purchase it from its present owner। रिया बोली सर सर मेरे को ये लैपटॉप आपका बहुत अच्छा लगता है सर, आप मेरे को दे देंगे क्या। मैंने बोला अरे रिया ये लैपटॉप मेरा नहीं है, लैपटॉप इशिता का है, पहले मेरे को इशिता से खरीदना पड़ेगा, उसके बाद मैं तेरे को बेच पाऊंगा। मेरे को नहीं पता इशिता मेरे को बेचेगी कि नहीं बेचेगी, यस और नो। अगर वो मेरे को बेचती है तब मैं तुमको बेच दूंगा। ये कौन सा हो गया, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वही पेंटिंग, मेरे को नहीं पता पेंटिंग मेरे को नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो मैं तेरे को बेच दूंगा। उसको सबको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब सुनो ध्यान से, मैं 3 चीज और पढ़ाऊंगा, फिर 2 मिनट का ब्रेक दूंगा, तुमसे सवाल पूछूंगा। सर एग्जिस्टिंग गुड्स 3 तरह का होता है, कितना तरह का, मैंने ये पढ़ा है देखो। एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग समझ में आया, जो अभी है। फ्यूचर, जो अभी आगे ग्रो होगा। और कंटिंजेंट, मेरे को ही नहीं पता कि मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाहर को कैसे बेचूंगा, वो कौन सा गुड्स हो गया, कंटिंजेंट। बट एग्जिस्टिंग भी 3 तरह का होता है, कितना कितना, देखो नाम लिखा हुआ है। पहला क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक गुड्स। दूसरा क्या लिखा हुआ है, और तीसरा क्या हो गया। देखो ये दोनों ज्यादा फर्क नहीं है, स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स कुछ फर्क ही नहीं है। ध्यान सुनो, एक एग्जांपल लेते हैं, समझो। मैं घोड़ों का बिजनेस करता हूं, किसका बिजनेस, हॉर्स का। मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, मान लो 20 घोड़े हैं मेरे पास। कितने घोड़े हैं, कुणाल बोला सर ये जो काला घोड़ा है ना सर, जो अभी चना चबा रहा है, मैं इसको खरीदूंगा आपसे 10 लाख रुपया। क्या बोला मैंने, जो काला घोड़ा भी धपाधप 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 क्या चबा रहा है, चना चबा रहा है, मेरे को ये घोड़ा चाहिए सर, मेरे को ये घोड़ा अच्छा लगा, यस और नो। तो वो कुणाल स्पेसिफाई कर दिया ना, उसको कौन सा गुड्स बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक गुड्स बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो उसको स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, जो बायर खुद आइडेंटिफाई करता है, वो अपनी मर्जी से लेता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो। एनी स्पेसिफाइड एंड फाइनली डिसाइडेड गुड, लाइक सैमसंग गैलेक्सी का यही मॉडल चाहिए मेरे को, या वर्लपूल वॉशिंग मशीन जो 7 kg वाला है वही चाहिए मेरे को, उसको कौन सा गुड्स बोलेंगे, स्पेसिफाइड गुड, यस और नो। जैसे मान लो ए के पास 5 गाड़ियां हैं, तो ए ने बोला भाई ये जो फिएट गाड़ी है ये मई, फिएट बोला सब रेड गाड़ी ब्लैक गाड़ी, ए वही बेचेगा और बी वही खरीदने वाला है, दोनों के बीच में स्पेसिफाई हो गया ना। तो जब क्लियर है दोनों के बीच में, उसको कौन सा गुड्स बोलेंगे बेटा, स्पेसिफाइड गुड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जब बायर खुद आइडेंटिफाई कर लिया अपने मर्जी से, उसको कौन सा गुड्स बोलेंगे बेटा, स्पेसिफाइड गुड्स। लेकिन अब समझो ध्यान से, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। एसेटेंट गुड्स क्या, देखो यहाँ पे लिखा हो एक जगह पे, तुमको दिखाता हूँ मैं, देखो। certain goods are those goods which are identified, ये भी तो आइडेंटिफाई हो रहा है, in accordance with the agreement and after the contract of sale, yes or no। in actual practice the term ascertained goods is used in the same sense as स्पेसिफाइड गुड। जैसे समझो क्या बोल रहा हूं मैं, मान लो मैंने बोला मेरे पास ना बहुत तरह का चावल है, बासमती है, कामिनी है, ये है वो है। तो मेरे पास चावल तो बहुत तरह के हैं। अगर कोई बायर आता है मेरे को बोलता भैया वो जो मोटा दाना वाला बासमती का चावल है ना, अगर वही दीजिए ना, वो प्रॉपर्ली असरटेन किया उसको। असरटेन करने से पहले क्या था, वो अनअसरटेन था, क्या था, वो प्रॉपर्ली उसमें से चुना, असरटेन किया, तो उसको बोलते हैं बेटा असरटेन गुड्स। क्या बोलते हैं, असरटेन गुड्स। यस और देखो क्या लिखा है, देखो। अ होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बेल्स, he agrees to sell 50 bales and these bales were selected। मान लो मेरे पास कॉटन के 100 बेल्स थे, कितने थे, उसमें से बायर आया बोला यही 50 बेल मेरे को लगेगा, मैं दूसरा वाला नहीं लूंगा। तो फिर वो जो 50 बेल जो उसने चूज कर लिया वो हो गया असर्टेन, क्या हो गया, असर्टेन गुड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एग्जांपल समझो। मेरे पास
बिस्किट्स का पैकेट है, मेरे पास पार्ले जी है, 3 रुपया वाला भी है, 10 रुपया वाला भी है और 20 रुपया वाला भी है। इशिताई बोली सर ये 20 वाला नहीं चाहिए, 3 वाला नहीं चाहिए, कितना रुपया वाला चाहिए? 10 रुपया वाला। तो वो असर्टेन करके चली गई ना, तो मेरे को उसको वही देना पड़ेगा। उसको कौन सा गुड्स बोलता है बेटा? असर्टेन गुड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अनअसर्टेन गुड्स क्या हो गया बेटा? जो असर्टेन्ड नहीं है। एग्जाम्पल समझो, कुणाल आया, कुणाल मेरे को क्या बोला था, याद है तुम लोग को? क्या बोला था? सर वो जो काला घोड़ा जो चना चबा रहा है, मेरे को वही घोड़ा चाहिए। वो क्या हो गया? स्पेसिफाइड हो गया। कुणाल फोन किया, सर आपके पास बहुत सारा घोड़ा है, कोई भी घोड़ा भिजवा दीजिए तो मेरे को मेरा काम हो जाएगा। पता है उसको क्या काम करना है, जो भी घोड़ा से काम करना है, बट बोला सर मेरे को कोई भी घोड़ा भिजवा दीजिए, उसका काम। तो वो हो गया अनअसर्टेन गुड्स। कौन सा गुड्स? जब बायर सेलर पे रिलाई कर लिया, रिलाई मतलब भरोसा कर लिया, और अपनी मर्जी से बोला सर आपको जो देना है वो दे दीजिए, वो कौन सा गुड्स हो गया बेटा? अनअसर्टेन गुड्स हो गया। तुम लोग आता है क्लास में फर्स्ट बेंच में बैठता है, तो तुम अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं ना, वो कौन सा गुड्स हो गया बेटा? तुम्हारे गुड्स नहीं, मतलब वो असर्टेन हो गया। क्या हो गया? असर्ट, क्योंकि तुम खुद अपनी मर्जी से खोज रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो असर्टेन मतलब अपनी मर्जी से चूज करना, अनअसर्टेन मतलब बेटा सेलर पे भरोसा कर लेना, कोई सा भी दे दो, मेरे तो काम कोई भी चल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दुकान में जाते बोलते भैया बिस्किट दीजिए, कौन सा बिस्किट? कोई भी दे दीजिए भैया, भूख लग रहा है मेरे को, वो क्या हो गया? सर्टेन या अनसर्टेन? भैया चस्का मस्का ही दीजिए, मेरे को तो वही पसंद है। समझा मेरा बात? ये हो गया डिफरेंस, क्लियर हो गया? एक बार पूरा रिवाइज करते हैं, उसके 2 मिनट का ब्रेक देंगे। चलो आओ, सबसे पहले रिवीजन में पूरा ही हटा देते हैं, पूरा ब्लैंक ले लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं, ठीक है? चलो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था? 1930 में आया था। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अच्छा सर, इसके बाद मैंने क्या बताया तुम लोग को? ट्रांसफर और एग्रीमेंट अगर ट्रांसफर हो गया तो भी सेल है, अग्रीज टू ट्रांसफर है तो भी सेल है। देयर मस्ट बी अ प्राइस। प्राइस जो वो काइंड में पूरा पूरी नहीं हो सकता है, थोड़ा प्राइस चल जाएगा, थोड़ा काइंड चल जाएगा। उसके बाद मैंने बताया सेल जो है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, और एब्सोल्यूट जिसमें कोई कंडीशन, और कंडीशनल जिसमें कोई कंडीशन छिपा हुआ है। सर बहुत अच्छा। उसके बाद मैंने बताया तुम लोग को अग्रीमेंट। अच्छा ठीक है, 6 पॉइंट चले पढ़ लो। चलो, पहला है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी गुड्स, बायर एंड सेलर होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी गुड्स। पॉइंट नंबर 3, प्राइस जो है वो मनी मॉनिटरी टर्म्स में होना चाहिए, काइंड थोड़ा बहुत चल जाएगा। पॉइंट नंबर 4, ट्रांसफर ऑफ गुड्स मस्ट टेक प्लेस। पॉइंट नंबर 5, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एंड पॉइंट नंबर 6, ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी देयर। ये हो गया मेरा 6 पॉइंट्स। फिर सेल और अग्रीमेंट टू सेल। सेल में प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो गया, अग्रीमेंट टू सेल में अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगा। सेल एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, और अग्रीमेंट टू सेल क्या है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। उसके पॉइंट नंबर 3 बेटा, अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर दिया, तोड़ दिया, तो सेल में तुम प्राइस के लिए सू कर पाएगा, अग्रीमेंट टू सेल में प्राइस के लिए सू नहीं, खाली डैमेज के लिए सू कर पाएगा। पॉइंट नंबर 4 मैंने क्या बोला बेटा? रिस्क और लायबिलिटी दोनों बायर का हो जाता है, रिस्क और लायबिलिटी दोनों किसका हो जाता है? सेल में। अग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी अभी सेलर के पास है, लायबिलिटी रिस्क सारा उसी का। राइट अगेंस्ट जस्ट इन रेम क्या था? अगेंस्ट द होल पर्सन, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में है। और अगर पर्सनम वाला है तो वो किसमें बेटा? पर्टिकुलर पर्सन। अग्रीमेंट टू सेल में वो सेल में नहीं है, सेल में रेम है, और अग्रीमेंट टू सेल में पर्सनम है। उसके एक पॉइंट और बताया था मैंने, एक है राइट ऑफ रीसेलिंग। अगर सेल है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यू डोंट हैव एनी राइट टू रीसेल द गुड। अग्रीमेंट टू सेल है, तुम वापस से किसी को बेच सकते हो, डैमेज वैमेज देना पड़ेगा, वो अलग बात है। उसके बाद मैंने तुम लोग को बताया गुड्स का डेफिनेशन। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन क्लेम्स एंड मनी। क्यों दोनों को अलग किया, समझ में आया? बट इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर, growing crops, grass, other things attached to or forming part of land which are agreed to be surveyed before the contract or under the contract of sale। ये हो गया मेरा किसका डेफिनेशन बेटा? गुड्स। फिर बड़े गुड्स कितने तरह का होता है? एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग क्या होता है? जो अभी है मेरे पास। फ्यूचर क्या हो गया बेटा? जो भविष्य में ग्रो होगा तब जाके बेचेगा। और कंटिंजेंट जिसका आना ना आना सेलर को भी नहीं पता, तो वो कौन सा गुड्स हो गया बेटा? फिर एग्जिस्टिंग में स्पेसिफाइड, असर्टेन दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, जो बायर खुद स्पेसिफाई कर लिया और अपनी मर्जी से ले रहा है। अनअसर्टेन जो बायर नहीं खरीदा, बायर बोला कुछ भी दे दो मेरे को, तो वो सेलर पे ट्रस्ट करके वो दे दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा मेरा बात? ये हो गया मेरा अनअसर्टेन गुड्स। ठीक है, दिस इज अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट। क्लियर? 1 मिनट का ब्रेक है खाली, नहीं 1 मिनट का ब्रेक है खाली।
भैया आप सीएस भी पढ़ाते हैं ना? कितना लेते हैं मैं CS का? कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, सब पढ़ाता हूँ, खाली गवर्नमेंट एग्जाम छोड़ दिया। अभी मत छोड़ दी, कौन नहीं चल रहा। यूट्यूब वाला केवल अच्छी आदमी है। चलो 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 चलो, नेक्स्ट है डिलीवरी। सुनो, डिलीवरी का मतलब क्या होता है बेटा? डिलीवरी का मतलब होता है गुड्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वॉलेंट्री ट्रांसफर होगा ना, दोनों अपनी मर्जी से ना लेगा। सेलर क्या बायर को जबरदस्ती करके बोलेगा तेरे को तो लेके जाना ही होगा सामान, ऐसा तो नहीं है। वॉलेंट्री ट्रांसफर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिलीवरी मींस वॉलेंट्री ट्रांसफर होना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, डिलीवरी मींस वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक काफी है डेफिनेशन। अब सुनो ध्यान से, डिलीवरी का कितना टाइप्स होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी। कितना टाइप्स? देखो पहला क्या लिखा हुआ बेटा? एक्चुअल। दूसरा क्या लिखा हुआ है? कंस्ट्रक्टिव। और तीसरा क्या लिखा हुआ है? सिंबलिक। बहुत इजी है, सुनो ध्यान से। मान लो मैंने कोई टीवी ऑर्डर किया रिलायंस ट्रेंड से, रिलायंस डिजिटल से, और वो मेरे को 2 दिन बाद आके टीवी डिलीवर कर दिया। तो जब आपके पास फिजिकल पोजीशन आता है नॉर्मली, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्चुअल डिलीवरी। क्या बोलते हैं? एक्चुअल डिलीवरी मतलब जब फिजिकल पोजीशन दे दिया गया बायर को कि तुम अब यूज करो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्चुअल डिलीवरी। जैसे तुम जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करता है, सामान आया है तुम्हारे पास, तो फिजिकल पोजीशन आ गया, वो एक्चुअल डिलीवरी होगा। क्या हो गया? तो जब गुड्स फिजिकली तुम्हारे पास आ गया, फिजिकली वर्ड इंपॉर्टेंट है, जब गुड्स फिजिकली तुम्हारे पास आ गया, उसको कौन सा डिलीवरी बोलेगा बेटा? एक्चुअल डिलीवरी। फिजिकली गुड्स आ गया किसके पास? बायर के पास, उसको कौन सा डिलीवरी बोलेंगे? बट सर, 2 तरह का और डिलीवरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हो देखो बोर्ड पे बेटा? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सुनो ध्यान से। तुम लोग के साथ ऐसा हुआ होगा, तुम लोग कहीं बाहर चला गया और अमेजन का पार्सल आने वाला था। तुम बोलते भैया भैया मैं तो बाहर हूँ, एक काम कीजिए, मेरा पड़ोसी है ना, उसको पार्सल दे दीजिए आप। देता है ना वो? तुम ओटीपी फोन में जाएगा तो उसको दे देगा। तो पार्सल किसको दिया? तुमको नहीं देगा, किसी और को दे दिया। डिलीवरी तो हो गया ना। तो जब गुड्स कोई और बंदा रख ले रहा है किसी ओरिजिनल बायर के बिहाफ में, डिलीवरी तुमको तो नहीं मिला। फिजिकल डिलीवरी मिला तुमको? नहीं, तुम्हारे बिहाफ में डिलीवरी किसी और को मिला। अब जब तुम वापस शाम को घर आएगा, तो वो इंसान जिसको डिलीवरी मिला वो तुमको वापस गुड्स दे देगा। उसको क्या बोलते हैं बेटा? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसको बोलते हैं डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट और एक्नॉलेज। वो पड़ोसी जो है क्या जबरदस्ती रखा है? नहीं ना। तुम तो फोन किया होगा पड़ोसी को और बोला होगा भैया ये डिलीवरी आप सामान रख लीजिए, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव। देखो क्या लिखा है, द ट्रांसफर ऑफ गुड्स कैन बी डन इवन व्हेन द ट्रांसफर इज अफेक्टेड विदाउट अ चेंज इन द पोजीशन और कस्टडी। अगर वो सामान मान लो फोन ही था, मोबाइल फोन ही था, तुम अपने पड़ोसी को बोला भैया रख लीजिए एक बार, मैं शाम को ले लूंगा, तो क्या ओनर वो पड़ोसी बन जाएगा तुम्हारा? या क्या जिंदगी भर वो ओनर जो नेबर उसके कस्टडी में रहेगा गुड्स? वो गुड्स हमेशा किसके कस्टडी में रहेगा? तुम्हारे। तो इसलिए क्या लिखा है देखो, विदाउट अ चेंज इन द पोजेशन और कस्टडी। जो ओनर है गुड्स हमेशा उसी का रहेगा, खाली डिलीवरी किसी और को मिल गया, इस तरह की डिलीवरी को क्या बोलते हैं बेटा? कंस्ट्रक्टिव। एग्जांपल देखो क्या लिखा है, अ केस ऑफ डिलीवरी इफ यू पिक अप अ पार्सल ऑन बिहाफ ऑफ योर फ्रेंड एंड एग्री टू होल्ड ऑन टू हिम, इट इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जब आप किसी का पार्सल किसी और के बिहाफ में ले लेते हो, उसको कौन सा डिलीवरी बोलते हैं? एक्चुअल में क्या था? फिजिकली गुड्स तुम्हारे पास आया है। कंस्ट्रक्टिव में तुम्हारे पास नहीं आया बेटा, किसी और के पास आया, वो गुड्स तुम्हारा रख रहा है, उसको भी डिलीवरी मान लिया जाएगा। उसको कौन सा डिलीवरी बोलते हैं बेटा? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एंड लास्ट कौन सा डिलीवरी है बेटा? सिंबलिक डिलीवरी। कौन सा डिलीवरी है? देखो सिंबलिक डिलीवरी बहुत ईजी है, सुनो ध्यान से। मेरे को चाहिए दृष्टि के पापा का स्कूटी। क्या चाहिए? मैंने बोला अंकल अंकल कल मेरे को ना भैया सुबह ना मेरे को ना कालीघाट मंदिर में जाना है, सुबह 5 बजे। मेरा स्कूटी का टायर हो गया है पंचर। मैंने एक रात पहले उनसे जाके बात कर लिया कि भैया देखिए मेरे स्कूटी का टायर पंचर है, तो प्लीज आप मेरे को अपना स्कूटी दे देंगे क्या? इतना पूछा मैंने। पता नहीं भैया ने क्या किया, खाली स्कूटी का चाबी मेरे को दे दिया। इसको मैं क्या समझूं कि स्कूटी मेरा हो गया कि नहीं अगले दिन के लिए? चाबी दे देना मतलब यूज करो तुम, राइट टू यूज मिल गया ना, राइट टू यूज मिल गया। तो उसको बोलते हैं सिंबलिक डिलीवरी। क्या भैया ने मेरे को स्कूटी लाके सामने रख दिया क्या? उन्होंने अपना गाड़ी का क्या दे दिया मेरे को? चाबी। तो की इज अ सिंबल, की इज अ
that for the time being you are the owner of the goods, you can use the goods. इसको कौन सा डिलीवरी बोलते हैं बेटा? सिंबलिक डिलीवरी बोलते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर गाड़ी का चाबी मिल गया उसको बोलते हैं सिंबलिक डिलीवरी. तो जब कोई सिंबल से आपको पता चल रहा है कि आपके पास ओनरशिप आ गया कुछ समय के लिए, उसको क्या बोलते हैं बेटा? सिंबलिक डिलीवरी बोलते हैं. क्लियर हो गया मेरा बात? जैसे मान लो गोडाउन है, तो गोडाउन का अगर चाबी मिल गया तुमको, मैंने बोला जा कुणाल गोडाउन का चाबी रख ले, इसका मतलब गोडाउन का फॉर द टाइम बिंग ओनर कौन हो गया? कुणाल हो गया. तो इसको क्या बोलते हैं? सिंबलिक डिलीवरी. तो सिंबल में हमेशा कोई की, जैसे की हो गया, की इज अ सिंबल, उसको क्या बोलते हैं बेटा? सिंबलिक डिलीवरी. देखो क्या लिखा है, दिस काइंड ऑफ डिलीवरी इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन अ टोकन. टोकन मतलब वो चाबी हो गया, और ट्रांसफर ऑफ सम अदर थिंग. कोई भी दूसरा चीज या कोई टोकन अगर ट्रांसफर हो रहा है एज अ सिंबल, उसको कौन सा डिलीवरी बोलेंगे? सिंबलिक डिलीवरी. जैसे द कीज ऑफ गोडाउन विद द गुड्स इन इट. गुड्स पूरा है गोडाउन में, चाबी किसी और को दे दिया, मतलब गुड्स का ध्यान किसको रखना पड़ेगा? जिसके पास चाबी है. आज मान लो मैं सेंटर का चाबी रिया को दे रहा हूँ, रिया मैं खाना खाने जा रहा हूँ, चाबी रख ले, तू संभाल लेना. अगर लैपटॉप चोरी हो गया, प्रिंटर चोरी हो गया, मेरा फोन चोरी हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि भैया मैं चाबी दिया इसलिए कि तू संभाल के रख. यस और नो? तो शी इज द टाइम बिंग ओनर. देखो क्या लिखा है, व्हेन हैंडेड ओवर टू द बायर इट विल कंस्टिट्यूट अ सिंबलिक डिलीवरी. तो तीन तरह का डिलीवरी हो, कौन कौन सा? एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबलिक डिलीवरी. एक्चुअल में फिजिकल पोजीशन जा रहा है, सिंबलिक कंस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है, कोई और किसी के बिहाफ में गुड्स ले ले रहा है, एंड सिंबलिक में कोई टोकन जो है वो यूज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिलीवरी. उसको कौन सा डिलीवरी बोलेंगे बेटा? सिंबलिक डिलीवरी. याद रहेगा, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबलिक. टोकन किस में यूज हो रहा है? कोई किसी के बिहाफ में, और अगर कोई फिजिकल पोर्शन मिल जा रहा है तो एक्चुअल हो जा रहा है. यस और नो? अच्छा, ये एनालिसिस है, तुम लोग खुद से पढ़ लो तो बेटा. देखो क्या समझ में नहीं आ रहा है, देखो तो ये मैंने झूठ मूठ का घुसा दिया जस्ट ताकि तुम लोग पढ़ पाओ. देख लो क्या है, देख लो फटाफट, बहुत इजी है. एक एक लाइन मन मन में पढ़ो अच्छा से. ये लाइव बंद कर दी, आंख में लग रिकॉर्डिंग. अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सबसे पहले ऑफर होना चाहिए कि बायर खरीदेगा, और बायर उसके लिए क्या देगा बेटा? दुकानदार को प्राइस देगा. यस और नो? ये भी तो हो सकता है कि गुड्स का डिलीवरी तुरंत हो गया, या ये भी तो हो सकता है कि पेमेंट अभी हुआ, डिलीवरी बाद में होगा, या ये भी तो हो सकता है कि डिलीवरी अभी हो गया, या डिलीवरी बाद में होगा, पेमेंट बाद में मिलेगा, या दोनों बाद में होगा, डिलीवरी भी बाद में, पेमेंट भी बाद में. यस और नो? तो इसका मतलब क्या है, सुनो, या तो तुरंत तुरंत पेमेंट हो गया, या फिर गुड्स पहले मिला, पेमेंट बाद में होगा, या फिर पेमेंट पहले हो गया, गुड्स बाद में हुआ, या फिर दोनों बाद में होगा, तो सब कुछ सेल माना जाएगा. क्या बोला मैंने? टीवी अगर ईएमआई में ले रहा है, क्या पहले मिल गया? गुड्स. गुड्स बोलो, क्या बाद में होगा? पेमेंट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है कि नहीं है? यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो गुड्स पहले मिल गया, पेमेंट बाद में, तो भी मान लिया जाएगा. या फिर गुड्स बाद में मिलेगा, पेमेंट थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, तो भी सेल माना जाएगा. दोनों बाद में हो रहा है तो भी सेल माना जाएगा. तो ये सारा सेल माना जाएगा. मतलब बोलने का मतलब है, कैश हो, क्रेडिट हो, पूरा क्रेडिट हो, थोड़ा कैश हो, थोड़ा क्रेडिट हो, सब सेल मान लिया जाएगा. क्लियर? इसमें और कुछ करने का नहीं है. अच्छा, इसको थोड़ा बाद में, अब आ जाओ पहले इसमें इंपॉर्टेंट. हाँ, सुनो ध्यान से, पहले मैं ये पढ़ा रहा हूँ, फिर जो लेस इंपॉर्टेंट बाद में पढ़ाऊंगा. देखो यूनिट 1 अभी, और जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, घर में जाके सब टिक कर लेना है कि सर ने यूनिट 1 में ये पढ़ा है, यूनिट 2 में ये पढ़ा है. ठीक है? यूनिट 1 में कुछ सेक्शंस बाकी रहेगा. चलो सबसे पहले यूनिट 2 में देखो क्या इंपॉर्टेंट है बेटा. कंडीशंस एंड वारंटीज. क्या बोला मैंने? कंडीशंस एंड वारंटीज. बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों वर्ड. ये दोनों वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये चैप्टर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर को जितना अच्छा से समझ लो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि यूनिट 2 और यूनिट 4 सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है? यूनिट 2 है कंडीशंस एंड वारंटीज. क्या बोला मैंने? सर व्हाट इज कंडीशन एंड व्हाट इज वारंटी? सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले अगर मैं लॉ का भाषा समझाऊं तो सुनो. कंडीशन क्या होता है? इट इज द स्टिपुलेशन और एन ऑब्लिगेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. और वारंटी अगर बोलूं तो कोलैटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. वारंटी अगर बोलूं तो कोलैटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सर कुछ समझ में नहीं आया. सुनो ध्यान से, मैं एक रेस्टोरेंट में गया. कहाँ गया? वहां पे मैंने बोला पास्ता दीजिए मेरे को. क्या दीजिए? पास्ता. वो लोग प्लेट में थोड़ा सा पास्ता होगा, बाकी पूरा चिलचट्टा भर के लेके आ गया. क्या लेके आ गया? कॉकरोच. मेरे को चाहिए क्या था? मैंने जो अग्रीमेंट किया था, मेरे को क्या चाहिए? पास्ता. मेरे को मिला क्या? पास्ता तो गिना चुना, कॉकरोच मिला. बताओ तो मैं वो गुड्स लूंगा कि नहीं लूंगा? नहीं. मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दूंगा. नहीं चाहिए आपका पास्ता चिलचट्टा से भरा हुआ. यस और नो?
तो अगर आपका जो मेन एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट का, अगर आपको वही नहीं मिला, तो इसका मतलब कंडीशन ब्रीच हो गया। क्या हो गया? कंडीशन इज द एसेंशियल टू द मेन पर्पस। जैसे मेरा मेन पर्पस बेटा पास्ता था ना, कॉकरोच तो नहीं था। तो वो मेन पर्पस अगर आपका ब्रीच हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? रेपुडिएट हो जाएगा। लेकिन सर घुमाओ एग्जांपल को, मैंने पास्ता ऑर्डर किया, पास्ता आया, प्लेट थोड़ा साइड से टूटा हुआ, थोड़ा सा, मैं क्या भैया पास्ता नहीं चाहिए मेरे को, आपका आपका प्लेट टूटा हुआ, ऐसा हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। प्लेट टूटा हुआ चल जाएगा, बट पास्ता की जगह कॉकरोच तो नहीं ना चलेगा। तो इसका मतलब अगर कुछ थोड़ा बहुत डैमेज है जिसको ठीक किया जा सकता है, वो लोग क्या करेगा? प्लेट बदल देगा, पास्ता वही रख देगा। तो वो हो गया वारंटी का ब्रीच होना। किसका? वारंटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर वारंटी इधर उधर हो रहा है ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट चालू रहेगा, उसको आप ठीक कर दो, रिप्लेस कर दो। आपको जो नुकसान हुआ उसका डैमेज ले लो। क्या ले लो आप? डैमेज ले लो। सर और एग्जांपल दीजिए ना। सुनो, मेरे पास कुणाल आया, मैं बाइक का डीलर हूँ। किसका डीलर हूँ? कुणाल बोला सर मेरे को ना बहुत जल्दी जाना पड़ता है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को बहुत जल्दी पेशेंट्स के पास जाना पड़ता है, तो मेरे को एक ऐसा बाइक दीजिए जो बहुत फटाफट चले, 150 सीसी का बाइक हो जिसका माइलेज भी अच्छा हो, 150 सीसी विथ गुड माइलेज। बोले हाँ कुणाल है ना मेरे पास बाइक। मैंने बाइक दे दिया। वो बाइक 150 सीसी का नहीं था, 100 सीसी का था, और उसका माइलेज भी कम था। पहले ये बताओ, मैंने जो उसके साथ धोखा किया वो ब्रीच ऑफ कंडीशन है, ब्रीच ऑफ वारंटी है? कंडीशन। मैंने मेन पर्पज इसका तोड़ा है ना। कुणाल बाइक मेरे से नहीं लेगा, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर देगा। क्या कर देगा? यस। अब घुमाओ एग्जांपल को, मैंने कुणाल को ब्रूम 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 150 सीसी वाला बाइक दिया, माइलेज भी अच्छा, बस थोड़ा सा मिरर जो था वो हल्का सा लूज था, उसको टाइट फिटिंग नहीं किया। कुणाल क्या बोलेगा? सर क्या बाइक दिया मेरे को, 150 सीसी, तो अब इसका मिरर देखिए सर टाइट ही नहीं है। बोलो कुणाल रुक जा, मिरर में इसका टाइट कर दे रहा हूँ, तो जो गलती हुआ मैं उसको डैमेज दे दूंगा। जा कुणाल 1000-2000 रुपया रख ले, बट कॉन्ट्रैक्टर रिपीडिएट नहीं होगा, वो वारंटी हुआ ना। तो वारंटी में क्या, तुम डैमेज क्लेम कर लो, बट कॉन्ट्रैक्ट जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो एक एग्जांपल और देता हूँ। तुम लोग मेरे से सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन कर रहा है, यहाँ पे मेन कंडीशन क्या है? सिलेबस कंप्लीट होना। अगर जून या नवंबर जो भी टर्म है तुम्हारा, अगर मैं सिलेबस कंप्लीट ना करूं, कंडीशन या वारंटी? पक्का ना? मेरे को केस फाइल करेगा, रेपुडिएट करेगा, सर पैसा वापस दीजिए आप तो। रियलिटी में हो सकता है ना ऐसा, अभी तुम लोग नहीं करेगा पता है, रियलिटी में हो सकता है क्योंकि मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। लेकिन सर मैंने सिलेबस एकदम कायदे से फटाफट पढ़ा भी रहा हूँ, अच्छा भी पढ़ा रहा हूँ, कोई एक दिन आके मेरे टीवी खराब हो गया, भगवान ना करे हो, मैं कॉपी में ही पढ़ा दिया, या कोई दिन एसी नहीं चल रहा है, क्या छोड़ के भाग जाएगा तुम लोग? नहीं ना, वो वारंटी ब्रीच हुआ ना। डैमेज क्लेम कर लो, सर हम तो एसी का भी फीस देते हैं, सर आपको इतना ज्यादा फीस देते हैं। वारंटी डैमेज क्लेम कर सकता है मेरे से, बट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकता। तो अगर कंडीशन टूट रहा है बेटा, सीधा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करो, कैंसिल करो। वारंटी है तो डैमेज क्लेम करो, कॉन्ट्रैक्ट जैसा था वैसे का वैसे है। अब समझा दोनों का मतलब? देखो क्या लिखा हुआ है, कंडीशन एसेंशियल होता है, लेकिन वारंटी कोलैटरल है, जुड़ा हुआ है, मगर एसेंशियल नहीं। तुम लोग पढ़ रहे हो तो एसी डिजर्व करता है ना, बट एसी के लिए हवा खाने थोड़ी है, पढ़ने के लिए ना है, वो कोलैटरल है। एसी अच्छा रहेगा तो पढ़ने में मन लगेगा, बट वो कोलैटरल एसेंस तो नहीं है। ये बात समझा मेरा बात, कंडीशन वारंटी का डिफरेंस? चलो सर अब देखो ध्यान से, एक एग्जांपल पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा, सुनो। P wants to purchase, P मतलब समझ लो प्रकाश। क्या बोला मैंने? प्रकाश, ऐसा नाम रहेगा तो ठीक रहेगा। प्रकाश wants to purchase a car from काजी, ठीक है? परचेज एक गाड़ी खरीदना, प्रकाश एक गाड़ी खरीदना चाहता है। किससे खरीदना चाहता है बेटा? काजी से। विच कैन हैव अ माइलेज ऑफ 20 किलोमीटर पर लीटर। काजी पॉइंटिंग एट अ पर्टिकुलर व्हील सेज दिस कार विल सूट यू। काजी तो सेलर है, बोला आपको ये माइलेज चाहिए ना, आप ये वाली गाड़ी ले जाइए। काजी ने किसको बोला? प्रकाश को बोला। काजी सेलर है, राइट? लेटर प्रकाश बाइज द कार, बट फाइंड्स आउट दैट द कार हैज अ मैक्सिमम माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर। ये क्या है? ब्रीच ऑफ कंडीशन या ब्रीच ऑफ वारंटी? तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर देगा। यस और नो? ये ब्रीच ऑफ क्या है बेटा? कंडीशन है। समझा? क्योंकि माइलेज ही मेन था ना उसका, तो माइलेज वो सही नहीं दिया, वो ब्रीच ऑफ क्या हो गया बेटा? कंडीशन हो गया। ब्रीच ऑफ कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाएगा। रेपुडिएट मतलब कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरा बात? नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। वारंटी का मतलब मैंने बताया ना, वारंटी इज जस्ट स्टिपुलेशन, कोलैटरल। कोलैटरल में नॉट एसेंशियल, बट एक जुड़ा हुआ है, विच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसको अगर आप तोड़ रहे हो तो खाली डैमेज क्लेम कर सकते हो बेटा, गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वारंटी अगर टूट रहा है तो खाली और खाली क्या क्लेम करो?
डैमेज क्लेम करो, बट तुम गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता, गुड्स तो तुमको लेना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्जाम्पल बताओ तो, मैंने ये टीवी लिया, इसका मेन उद्देश्य क्या था? मैं लैपटॉप में पढ़ा पाऊं और बच्चे इसको मैं कनेक्ट कर पाऊं, मैं उनको वही बोल के लिया। अगर ये HDMI कनेक्ट नहीं हो रहा है, मेरा कंडीशन टूट रहा है, वारंटी टूट रहा है, कंडीशन टूट रहा है, मैं चाहूँ सीधा टीवी उनके मुंह पे फेंक सकता हूँ, तो कंडीशन टूट रहा है, यस और नो? तो वो हो गया ब्रीच ऑफ कंडीशन, मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ उनका गुड्स को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट वारंटी क्या हो गया इसमें? अगर वारंटी मान लो जैसे इसका कोई रिमोट है, अब इसका रिमोट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो रिमोट रिप्लेस कर देगा ना, रिमोट टीवी रिप्लेस थोड़ी कर देगा, वो वारंटी हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा? चलो ये आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो ध्यान से, ऊपर का दोनों तुम लोगों को पता है, सर आपने बहुत अच्छे समझाया है। कंडीशन क्या होता है बेटा, और वारंटी क्या होता है? इसमें क्या होगा बेटा? रेपुटेट द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होगा बेटा? ओनली 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 डैमेज। ये तो दोनों समझ में आ गया। सर तीसरा प्लीज बताइए ना, जो आप नहीं समझाए अब तक, सुन लो ध्यान से। दोनों समझा दिया था, तीसरा आप नहीं समझाए, सुनो ध्यान से। अपने आकाश के पास पास्ता वाला जो प्लेट आया था, उसमें क्या भर के आया था? कॉकरोच। क्या आया था? कॉकरोच। आकाश ऐसा आदमी है ना, वो कॉकरोच केकड़ा सब खा लेता। क्या खा लेता है? सब खा लेता है। कॉकरोच का प्लेट आया ना जब, आकाश सेलर को बोला, भैया आप तो सोने पे सुहागा कर दिए, पास्ता विद कॉकरोच और मजा आएगा, मैं खा लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़िए मत। क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट तोड़िए मत। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, आपका मन है मेरे को कुछ डैमेज डैमेज दे दीजिएगा, बट मैं पास्ता खा लूंगा। तो अगर बायर अपना मर्जी से चाहे तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकता है ना, वो डैमेज ले सकता है, बायर की इच्छा पे है। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है अगर बायर राजी कर जाए तो। ये सॉन मेरे पास टीवी है, मैंने बोला भाई HDMI कनेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं भैया मैं काम चला लूंगा, मैंने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, मेरे को जो नुकसान हुआ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ा, उसका डैमेज क्लेम कर दीजिए, मैं आपका टीवी रख लेता हूं। बायर अगर चाहे तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकता है? लेकिन मेरे पास जो पास्ता का प्लेट आया था वो टूटा हुआ था, पास्ता आया उसमें, ए भक्त ये क्या प्लेट दिया आप मेरे को, नहीं चलेगा, मेरे को दूसरा पास्ता बना के दीजिए आप, वो नहीं चलेगा ना। ब्रीच ऑफ वारंटी को कैसे तुम ब्रीच ऑफ कंडीशन मान के पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दे रहा है, वो नहीं चलेगा। यानी ये समझो मेरा, बड़ा गलती को छोटा गलती माना जा सकता है, मगर छोटा गलती को बड़ा गलती नहीं माना जा सकता। बड़ा गलती क्या था? कॉकरोच आना, उसको आकाश छोटा गलती मान के रिप्लेस कर दिया, मान लिया ना। बट अगर बेटा को छोटा गलती हो, प्लेट टूटा हुआ है, थोड़ा सा प्लेट है, उसको तुम क्या बड़ा गलती मान के पूरा पास्ता ठुकरा सकता है? नहीं। तो लैंग्वेज बोलने का मतलब क्या हो? ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन ट्रीट एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। इसी तरह अगर आप किसी का पॉकेट चोरी करोगे, किसी का पॉकेट मारोगे, फांसी मिल जाएगा? नहीं ना मिलेगा। छोटा गलती का सजा क्या फांसी हो सकता है? नहीं ना। छोटा गलती को तुम कभी बड़ा गलती नहीं मान सकते। बड़ा गलती खून किया, फांसी सजा होता है, बट जज साहब चलो 14 साल का उम्र कैद में छोड़ दिया, तो छोटा बड़ा गलती को छोटा मान लिया गया, बट छोटा गलती को भी बड़ा गलती नहीं माना जा सकता। वही लिखा, देखो क्या लिखा है, अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बट अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा मेरा बात? ऊपर में मीनिंग है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है उसका क्या क्लेम कर सकते हो, और थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, किसको क्या माना जा सकता है। क्लियर हो गया मेरा बात? अब देखो, वेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, मैंने पहला पॉइंट तो बता दिया तुम लोग को। कंडीशन को कब वारंटी मान सकता है? कंडीशन को कब वारंटी मान सकते हो? जब बायर अपनी मर्जी से बोले सर हम रख लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, डैमेज दे दीजिएगा। तो पहला क्या लिखा हो देखो, बायर व्हेन द ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। बायर अपनी मर्जी से, हो सकता है बायर को बेनिफिट हो रहा हो, कॉकरोच खा के अच्छा लग रहा हो, बायर बोला सर छोड़ दीजिए, टेस्ट आ रहा हो, तो बायर बोला सर मेरे को नहीं चाहिए, आपका खाना खा के और मजा आ गया, मैं तो रोज आपसे पास्ता ही लूंगा, और पास्ता के साथ कॉकरोच भी चाहिए मेरे को। तो बायर अगर ऐसा बोल दिया, बायर अगर ऐसा बोल दिया, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन जो ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है। यस और नो? अब एक और चीज समझो, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो ध्यान से, इसमें क्या बोला है सुनो। बायर जो है इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ अ वारंटी, बट डैमेज क्लेम कर ले। एग्जांपल समझो, मान लो दृष्टि मेरे पास आई, दृष्टि बोली सर 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 आप ना जो 100 रुपया केजी वाला चावल देते हैं ना अच्छा वाला, वो मेरे को अब 10 केजी भिजवा दीजिए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है दृष्टि ले, 100 केजी अच्छा वाला जो तूने बोल के लिया है चावल, 10 केजी तेरे को भिजवा दूंगा, 1000 रुपया दे दे, यही तो होगा। मैंने क्या किया, दृष्टि को 100 रुपए केजी वाला चावल नहीं देके उसको 60 रुपया पर केजी वाला चावल दे दिया, 10 रुपया का। कितना रुपया का मेरा फायदा हुआ? कितने रुपए का?
पहला बात वो पूरा ब्रीच ऑफ कंडीशन है। क्यों? उसको अच्छा क्वालिटी वाला चावल चाहिए था, मैंने उसको सड़ा हुआ चावल दे दिया। दृष्टि अगर चाहे ना उसको ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकती है, लेकिन उसको नुकसान हुआ ना। कितने रुपए का? 400 रुपए का। 1000 रुपए दे के गई, मैं तो उसको 600 का माल दिया, 400 रुपए का डैमेज ले सकती है वो। यस और नो? तो ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी मानो, मगर क्या ले लो साथ में? डैमेज। देखो क्या लिखा है, ए अग्रीज टू सप्लाई 10 बैग, 625 रुपया का। लेकिन दुकानदार 625 वाला नहीं दिया, कितने वाला दिया? 25 रुपया वाला दिया। 625 625 या 600 वाला दिया। कितना रुपया नुकसान खाया? 25 रुपया पर बैग का डैमेज ले लेगा। यस और नो? तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है, बट क्या ले लो बेटा उसमें? डैमेज क्लेम कर लो आप। यस और नो? एक और चीज सर समझ लो, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल। देखो ध्यान से सुनना, मान लो रिया एक बहुत बड़ी प्रमोटर है, बिल्डिंग बिल्डिंग बनवाती है। मैंने बोला रिया तेरे इस नए आशियाना में मेरे को जगह मिलेगा क्या? 2 तल्ला का बिल्डिंग बनवा रही है वो। कितने तल्ला का? और एस्टिमेट है हर एक तल्ला का दाम 40 लाख रुपया है। कितना रुपया? 2 लाख का जब बिल्डिंग बन जाएगा, टोटल दाम पता है ना कितना होगा? एक तल्ले का 40 लाख, तो 2 तल्ले का 80 लाख। क्योंकि मेरे को पता है फ्यूचर में मेरा शादी होगा, बच्चा होगा, मम्मी पापा रहेंगे, 2 तल्ला का बिल्डिंग लगेगा मेरे को। तो कितना रुपया का? 80 लाख रुपया का। ठीक है। रिया बोली हाँ सर हमको बना के दे देंगे। कितना रुपया का? 80 लाख रुपया का आपको 2 तल्ला बना के दे देंगे। एक तल्ला बन गया। क्या बोला मैंने? पता नहीं इसका काम रुक गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, काम नहीं करे, शायद लेबर भाग गया, काम रुक गया। पहले बताओ, ये वादा तोड़ रही है, ये कंडीशन तोड़ रही है, वारंटी तोड़ रही है? कंडीशन। मेरे को 2 तला लगेगा भाई, शादी होगा, मम्मी पापा सब रहेंगे, रिलेटिव आएगा। कंडीशन तोड़ रही है। मैं चाहूं पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुटेट कर सकता हूँ, कुछ एडवांस दिया वो भी ले सकता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों सडनली रातों रात मेरा प्लान चेंज हो गया। अपुन शादी नहीं करेगा भाई, अपुन सलमान खान रहेगा। अब तो एक तला में भी काम हो जाएगा, अब तो एक तला में काम हो जाएगा। रिया 2 तला तू नहीं बना सक रही है, मत बना, मेरे को चाहिए भी नहीं, हटा, मेरा फायदा है। तू एक तल्ला का 40 लाख रख ले, मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या मान रहा हूँ? ब्रीच ऑफ वारंटी मान रहा हूँ। यस और नो? देखो क्या लिखा है, होल और पार्ट। यस और नो? अगर गुड्स कुछ आधा भी आया या पार्ट में भी आया, कोई बात नहीं, तुम अगर उस पार्ट से संतुष्ट है उतना पार्ट रख लो, बाकी पार्ट परफॉर्म करने का भी जरूरत नहीं है। बस वो मैंने बिल्डिंग का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे गुड्स का एग्जांपल होगा, क्योंकि अपने कौन सा एक्ट पढ़ रहे बेटा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। यस और नो? मेरे घर में मेहमान आने वाले थे, मेरे को ज्यादा थम्स अप लगता, मैंने, अब मेहमान आना कैंसिल हो गया, दुकानदार उतना थम्स अप दिया भी नहीं था, मैंने बोला छोड़ दीजिए भैया, मत दीजिए, मेरे घर में मेहमान नहीं आएंगे। तो भैया कोई बात नहीं, जितना दिया उतना का पैसा रख लीजिए। तो जब गुड्स आप बहुत ज्यादा मंगा रहे हो, मगर गुड्स को पूरा नहीं दिया, कितना में दिया? पार्ट में दिया, और अब आपको आगे गुड्स चाहिए भी नहीं, तो कोई बात नहीं, आप जितना मंगाए उसका पैसा दे दीजिए। और ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं हुआ, वो क्या हो गया था? ब्रीच ऑफ वारंटी हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें टोटल 4 पॉइंट है, मैंने 3 पॉइंट पढ़ा दिए, और 4th पॉइंट बहुत ज्यादा इजी है। कुणाल चाइना में रहता है, कहाँ रहता है? चाइना में। चाइना में तुमको पता है ना क्या अच्छा अच्छा चीज मिलता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलता है। क्या मिलता है? और तो चाइना में क्या ही मिलेगा। तो चाइना में अच्छा अच्छा क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मेरा बड़ा बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, मैं सामान कहाँ से मंगाता हूँ? कुणाल से मंगाता हूँ। कुणाल मेरे को वादा किया सर हम आपको 150 कैलकुलेटर भेज देंगे। कितना कैलकुलेटर? 150 कैलकुलेटर 100 रुपया में आपको दे देंगे। कितना रुपया हो गया बेटा टोटल पता है ना? 15,000 रुपया। कितना रुपया? चाइना में रहता है। और पता नहीं क्या हुआ, 2 दिन बाद इंडिया और चाइना में वॉर स्टार्ट हो गया। चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो गया? बंद हो गया। तब क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन मानूंगा? नहीं ना मानूंगा यार। अगर कोई वॉर स्टार्ट नहीं होता, वो देने से मना कर देता, ब्रीच ऑफ कंडीशन तोड़ रहा है। बट अगर कोई अनसर्टेन चीज हो गया, कोई इम्पॉसिबिलिटी हो गया जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, उसको ब्रीच ऑफ वारंटी मान लो। तब ब्रीच ऑफ कंडीशन। जिस दिन वॉर खत्म हो जाएगा उस दिन कुणाल वापस मेरे को सामान दे देगा, तो वो ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। तो बायर अपनी मर्जी से मान सकता है, डैमेज क्लेम कर सकता है, जितना पार्ट मिला उसका पैसा दे सकता है, बाकी पार्ट बोल देगा करने का जरूरत नहीं है। या फिर अगर कोई इम्पॉसिबिलिटी आ गया, कोई कोर्ट डिक्लेयर कर दिया, वॉर आ गया, तो उस केस में आपको फिर ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मानना है। क्या मानना है? ब्रीच ऑफ वारंटी मानना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 20 मिनट क्लास और चलेगा। कितना मिनट? 20 मिनट। और 20 मिनट के पहले हम लोग 2 मिनट पूरा रिवीजन करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि लास्ट का 20 मिनट बहुत अनोखा होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट है 20 मिनट। आ जाओ सर, सुनो फटाफट। रिवीजन में पावर पैक रिवीजन चाहिए, जोश चाहिए, चलो फटाफट। पहला सेल ऑफ गुड्स कब आया था? 1 जुलाई 1930 को आया था। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। यस और नो? उसके मैंने पढ़ा है बेटा, सेल मतलब या तो ट्रांसफर हो गया या अग्रीज टू ट्रांसफर हो गया। उसके मतलब प्राइस जो है वो बेटा काइंड
चल जाएगा, थोड़ा चल जाएगा, पूरा नहीं चलेगा। उसके मैंने तुम लोग बताया कंडीशनल भी हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है। एब्सोल्यूट मतलब जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, और अगर मैं बोलूं कि कंडीशनल तो उसमें कुछ कंडीशंस रहेगा। सेल और अग्रीमेंट टू सेल, सेल क्या हो गया बेटा, इसमें प्रॉपर्टी हाथों हाथ ट्रांसफर हो गया। अग्रीज टू सेल में कुछ फ्यूचर डेट में होगा, सेल एग्जीक्यूटेड हो गया। अग्रीमेंट टू सेल क्या हो गया, एग्जीक्यूटरी हो गया। उसके सेल का थर्ड पॉइंट क्या था बेटा, जल्दी। नहीं सेलर मस्ट बी अगर 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 सेल का कॉन्ट्रैक्ट है और अगर उसमें मान लो बायर जो प्राइस नहीं दे रहा है, तो प्राइस के लिए सू कर सकते हो। अग्रीमेंट टू सेल में गुड्स तो अभी भी तुम्हारे पास है, खाली डैमेज मांग लो। नंबर 4 क्या था, रिस्क एंड लायबिलिटी। अगर सेल है तो बायर के पास रहेगा, अग्रीमेंट टू सेल है तो किसके पास रहेगा बेटा, सेलर के पास रहेगा, राइट। जस्ट इन रेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, और अगर पर्सन में तो अग्रीमेंट टू सेल है, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। और लास्ट पॉइंट, राइट टू रीसेल द गुड्स, किसमें रीसेल का राइट है, रीसेल का राइट अग्रीमेंट टू सेल में है। सेल तो हो चुका, उसमें रीसेल का राइट नहीं रहेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, नो राइट टू रीसेल। अग्रीमेंट टू सेल है तो रीसेल कर सकता है। उसके अंदर मैं तुम लोग को बताया बेटा 6 पॉइंट। पहला पॉइंट, देयर मस्ट बी टू पार्टी। पॉइंट नंबर 2 बेटा, गुड्स का ही ट्रांसफर होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी गुड। प्राइस जो मॉनिटरी टर्म्स में होना चाहिए, काइंड थोड़ा बहुत चल जाएगा। पॉइंट नंबर 4, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, एब्सोल्यूट कंडीशनल एंड ऑल द वैलिड पॉइंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी देयर। एंड उसके बाद मैंने पढ़ा गुड्स का डेफिनेशन, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्सटेबल क्लेम्स एंड मनी बट इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सर्वेड बिफोर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये हो गया मेरा किसका डेफिनेशन, गुड्स का डेफिनेशन। गुड्स तीन तरह का हुआ, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स। existing which are present at the time of sale which are existing, and future goods which are to be grown या which are to be produced, which are to be manufactured, and contingent goods depend upon the happening of event, जो कि पता नहीं सेलर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। existing हो गया, specified हो गया, उसके बाद अनअसर्टेन हो गया, असर्टेन हो गया। स्पेसिफाइड असर्टेन में जिसमें बायर खुद असर्टेन कर रहा है, अनअसर्टेन बेटा जिसमें बायर सेलर पे भरोसा कर लिया आपको जो देना है वो दे दीजिए। वो हो गया मेरा गुड्स का डेफिनेशन। उसके हम लोग क्या पढ़ा है, डिलीवरी तीन तरह का होता है सर। एक एक्चुअल, अच्छा डिलीवरी मतलब वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी मर्जी से दे रहा है, दोनों का सहमति है, उसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव, सिंबलिक। एक्चुअल में फिजिकल पोजीशन चला गया, कंस्ट्रक्टिव में वेन योर किसी के बिहाफ में आप गुड्स होल्ड कर ले रहे हो, एंड सिंबलिक बेटा कोई टोकन हो गया जैसे चाबी, गाड़ी का चाबी, गोडाउन का चाबी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिलीवरी। उसके बाद मैंने पढ़ाया कंडीशन वारंटी। कंडीशन इज द एसेंस टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट वारंटी इज कोलैटरल, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, कंडीशन अगर टूटा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बट वारंटी अगर टूटा क्लेम डैमेज, यस और नो। अब मैंने बताया तीनों का डिफरेंस बताया ना डायरेक्ट। हाँ, तो कंडीशन का पहला मीनिंग है, दूसरा क्या किया जा सकता है, एक में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ो, एक में डैमेज लो। तीसरा, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना, ब्रीच ऑफ वारंटी को बड़ा गलती छोटा गलती हो सकता है, मगर छोटा गलती बड़ा गलती नहीं हो सकता, यस और नो। उसके बाद कब कब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माने, अगर बायर खुद बोला, यस और नो, बायर डैमेज क्लेम कर लेगा, या फिर अगर गुड जो पार्ट पार्ट में आ रहे हैं, तो अगर बायर पार्ट रख ले रहा है और पार्ट का पैसा दे दिया और बाकी के लिए मना कर लिया, तो ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया जाएगा। या फिर कोई इम्पॉसिबिलिटी आ गया जिसके कारण परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, ब्रीच ऑफ वारंटी मानेंगे। अब आ जाओ सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं ब्रेक, चलो, कंडीशन एंड वारंटी का कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो एक एक करके, बहुत प्यार से समझो, ध्यान से इसको, हल्का सा 20 मिनट बोला क्योंकि थोड़ा सा धीरे जाऊंगा, सुनो। कंडीशन एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। पहले कंडीशन, वारंटी छोड़ दो एक बार, कंडीशन एक्सप्रेस भी हो सकता है या कंडीशन। अब तुम लोग मेरे से पहले पूछ लो एक्सप्रेस और इंप्लाइड का मतलब क्या होता है। सुनो, एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, कुणाल मेरे को बोला कि सर आप मेरे को 150 वाला ब्रुम ब्रुम वाला गाड़ी दीजिएगा, वो मुंह से बोला ना, मुंह से बोला, तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कंडीशन, जो अपने मुंह से बोल दिया क्या कि सर मेरे को इतना चाहिए। लेकिन इम्प्लाइड कंडीशन क्या हो गया, तुम लोग मेरे पास आया तो तुमको ये कॉमन, मेरे को कॉमन सेंस होना चाहिए कि तुम्हारा जो एग्जाम है उसके टर्म के पहले तुम्हारा क्या कंप्लीट करा दूं, ये तुम लोग को बोलने का थोड़ी जरूरत है। ये क्या हो गया मेरा इम्प्लाइड कंडीशन। तो इम्प्लाइड मतलब इसको बोलने का जरूरत नहीं होता है, एक्सप्रेस जिसको बोला जाता है। तो एक्सप्रेस तो अगर वो बोल दिया दुकानदार को वही देना पड़ेगा, एक्सप्रेस अगर बोल दिया तो दुकानदार को वही देना पड़ेगा, 150 सीसी वाला ही देना पड़ेगा। मगर इम्प्लाइड कंडीशन अगर कुछ नहीं भी बोला है तो वो सारे इम्प्लाइड माना जाएगा कि दुकानदार ऐसा ऐसा सामान दे रहा है। और ये बहुत इजी है, ट्रस्ट में बहुत इजी है।
इम्प्लाइड कंडीशन ही है इसके बाद। एक्सप्रेस तो समझ में आ ही गया, एक्सप्रेस मतलब जो बोल दिया, इम्प्लाइड जो बोला नहीं है। अब क्या क्या चीज इम्प्लाइड मान लिया जाएगा वो समझो। पहला क्या लिखा है देखो यहाँ पे, कंडीशन एज टू, ये इम्प्लाइड कंडीशन है, देख रहे हो इम्प्लाइड कंडीशन है, बहुत इजी है, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कंडीशन एज टू टाइटल, सुनो ध्यान से। तुम लोग कभी 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 पेंटालून से शॉपिंग किया है? तो पेंटालून्स में जब तुम मान लो तुमको कोई टॉप पसंद आ गया 800 1000 1200 रुपए का, तुम पेंटालून्स वाले से पूछते हो क्या भाई ये चोरी का तो नहीं है, आप मेरे को चोरी का माल तो नहीं बेच रहे हो? पूछता है? बेटा वो इम्प्लाइड है कि अगर वो उनके दुकान में है तो उन्हीं का है, वो टाइटल उन्हीं का है, ये तुमको पूछने का जरूरत नहीं है, तुमको जूता मार के भगा देगा वो। तो कंडीशन एज टू टाइटल मतलब पहले ये मान लो कि दुकानदार जो है वो टाइटल उसी का खुद का है, उसको बोलने का जरूरत। तो कंडीशन एज टू टाइटल मतलब जो सामान है वो दुकानदार के खुद का है, वो किसी से लिया नहीं है, चोरी नहीं किया है, उसको बोलते हैं कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल मतलब समझ गया, ओनरशिप बिलोंग्स टू द सेलर। टाइटल का मतलब क्या हो गया, ओनरशिप जो है वो अब तक किसके पास है, सेलर, तब जाके वो बायर को देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। ये इंप्लाइड कंडीशन है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मान लेना पड़ेगा कि ये बोलने का जरूरत नहीं है, कंडीशन इंप्लाइड है कि जो गुड्स आप खरीद रहे हो वो किसका रहेगा बेटा, ओनर का रहेगा, उसको बोलते हैं कंडीशन एज टू टाइटल। समझा? टाइटल का कंडीशन क्या हो गया, इंप्लाइड कंडीशन, कंडीशन एज टू टाइटल। क्लियर? अब देखो ध्यान सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल बाई, क्या लिखा हुआ है, सैंपल, क्या बोला मैंने, सेल बाई सैंपल। सुनो ध्यान से, सेल बाय सैंपल क्या हो गया समझो, सेल बाय सैंपल क्या हो गया, सेल बाय सैंपल क्या हो गया समझो। इशिता मेरे पास आई, मैंने उसको स्मार्टफोन दिखाया मेरे दुकान में, क्या बोला मैंने, सर आपका फोन मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसका कैमरा भी अच्छा है, स्टोरेज भी अच्छा है, रैम भी अच्छा है, बैटरी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मेरे को 10 फोन दे दीजिए। 10 फोन मैंने दे दिया इसको, 10 फोन मैंने, बट पता कौन सा फोन दिया, मैंने इसको दिया नोकिया का डब्बा फोन। चलेगा? नहीं चलेगा, मैंने कंडीशन तोड़ा। तो ये इंप्लाइड है कि आप जैसा सैंपल दिखा रहे हो ना, दुकानदार को वैसा ही देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसा सैंपल वैसा माल। अगर सैंपल कुछ और दिखा रहा हूँ और माल कुछ और दे रहा हूँ, वो कंडीशन टूट गया, वो इंप्लाइड माना जाएगा। मतलब कंडीशन एज टू सैंपल मतलब क्या हो, जैसा आप माल दिखा रहे हो सेम टू सेम वैसा ही माल आपको देना पड़ेगा। कंडीशन एज टू टाइटल क्या हो गया कि गुड्स किसका है, सेलर का है, ओनर का है, वो किसी और से लेके नहीं दे रहा है। सेल बाय सैंपल क्या हो गया बेटा, सेल बाय सैंपल हो गया जैसा माल दिखा रहे हो वैसा का वैसा आपको देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सेल बाय सैंपल। एक चीज पूछूं, सोच के बताना, इशिता ने जब ये फोन देखा ना, मेरा डिस्प्ले खराब था फोन का, इशिता बोली सर मेरे को 10 फोन दे दीजिए। अब मैंने 10 फोन जो उसको दिया उसका भी डिस्प्ले खराब था, इशिता देखी है कि डिस्प्ले खराब था, और फिर भी बोले सर 10 फोन मेरे को दे दीजिए। अब उसके बाद जब मैंने उसको 10 फोन दे दिया, तो फिर वो बोले भैया 10 का डिस्प्ले खराब है, हमको नहीं चलेगा। मेरा सवाल है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकती है या नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती है। कौन कौन बोल रहा है सर नहीं कर सकती, एक बार जरा हाथ उठाओ, एक जन, दो जन, तीन जन, चार जन, इशिता खुद बोल रही है। तो आंसर इज, जब वो खुद बोल रही है तो नहीं कर सकती है। क्यों बताओ भैया, जब तुमको दिया था तब तुम्हारा आंख खुला था, तुमने अच्छा से देखा, तो मैं वही डिस्क्रिप्शन का तुमको वही सैंपल का दिया, तो वो फिर रेपुडिएट नहीं, हाँ लेकिन मैं उसको अच्छा दिखा रहा हूँ और फिर एलईडी खराब दे रहा हूँ उसको, तब वो रेपुडिएट कर सकती है। तो पहला क्या हो गया, कंडीशन एज टू टाइटल। दूसरा क्या हो गया, सेल बाई सैंपल। सैंपल मतलब दिखाया जा रहा है माल, और जैसा दिखाया जाएगा वैसा ही तुमको देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थर्ड पॉइंट बेटा क्या, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पता क्या होता है, अपने पापा लोग को ना आइडिया नहीं रहता जनरली फोन उनके बारे में। दुकानदार जो बोलेगा, पापा बोले थे कि हाँ भाई अच्छा बैटरी बैकअप का फोन दे देना, दुकानदार बोला ओ ले जाओ इनको बैटरी बहुत अच्छो चालसी, वो डिस्क्राइब कर दिया और पापा वो फोन ले लिए। जब लेके गए देख रहे हैं यार इसको चार्ज होने में 6 घंटा लग रहा है और बैटरी भी जल्दी छोड़ दे रहा है। दुकानदार सैंपल नहीं दिखाया था, पापा ने सिर्फ डिस्क्राइब किया मेरे को ये फीचर का चाहिए। तो दुकानदार का क्या जिम्मेदारी बनता है बेटा, कि वैसा ही जो चाहिए वैसा ही दे। तो अगर आप जैसा डिस्क्राइब करके जैसा नहीं दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट का आप कंडीशन तोड़ रहे हो। क्या तोड़ रहे हो? और कंडीशन तोड़ रहे हो बेटा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाएगा। समझ रहा है मेरा बात? तो जैसा डिस्क्राइब किया वैसा ही देना पड़ेगा। सैंपल में जैसा दिखाया, डिस्क्राइब में जैसा बताया। सैंपल में जैसा दिखाया, डिस्क्राइब में जैसा। और टाइटल मतलब ये मान लेंगे बेटा ओनर सेलर खुद है, वो किसी का माल चोरी नहीं किया या किसी से लिया नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तीन समझा मेरा बात? ये कौन से कंडीशन है, एक्सप्रेस है, इंप्लाइड है? ये मान लिया जाएगा कि जैसा सैंपल है वैसा ही माल आएगा।
कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन एंड कंडीशन एज पर सैंपल। और एक दोनों है, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। तुमने सैंपल भी दिखाया और डिस्क्रिप्शन भी दिया, बट मान ला सैंपल के हिसाब से ना डिस्क्रिप्शन के हिसाब से है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा, रेपुडिएट हो जाएगा। 4 पॉइंट हो गया, कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, सेल बाय बोथ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। कितना पॉइंट हो गया, 4। सर एक और बताइए ना सर, ये रहा कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी क्या होता है, सुनो, मर्चेंटेबिलिटी को हिंदी बोलते हैं बेटा बिकाऊ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल समझते तब समझ में आ जाएगा। देखो मान लो अपना कुणाल है, क्या है, कुणाल जो है बेटा शिवपुर बाजार से कपड़ा खरीदा, टी शर्ट और पैंट खरीद लिया, ठीक है। उसका मेन पर्पस क्या था कि उसके बॉडी में फिट आए, उसको कंफर्टेबल रहे। हाँ, तो कपड़ा वहीं से पहन के भी चला गया और अपना कपड़ा वहीं पे फेंक दिया। वो नया कपड़ा पहन के तो मस्ती में जा रहा है, पता है 100 मीटर चला होगा, उसके पूरे बदन में खुजली होने लगा, पूरा इचिंग होने लगा, पूरा चेहरा बॉडी पूरा लाल हो गया। ऐसा हालत हो गया उसका कि उसको अपना कपड़ा वापस हाथ में लेके आना पड़ा दुकान में वापस। मतलब इसका पर्पस क्या था बेटा, कपड़ा फिट रहे बॉडी को। वो जो गुड्स है वो मर्चेंटेबिलिटी नहीं उस गुड्स में। तो अगर आप तुम ऐसा गुड्स दे रहा है जिसके पर्पस को फिट ही नहीं कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान लेगा बेटा, रेपुडिएट मान लेगा। मर्चेंटेबिलिटी समझ रहे, तुम जो पर्पस ले रहे हो पर्पस फिट होना चाहिए। तुम अगर कपड़ा ले रहे हो कंफर्टेबल होना चाहिए शरीर में, वो कंफर्टेबल ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा, रेपुडिएट हो जाएगा। कंडीशन टूटा है, वारंटी नहीं टूटा। ये सब में अगर कुछ भी नहीं है, सब कंडीशन टूट जाएगा। बोलने का मतलब सेलर बाउंड है। ये सब लॉ ना कड़ा कर दिया सेलर के लिए, सेलर फंसेगा क्योंकि वो कंडीशन तोड़ रहा है। सैंपल दिखाया नहीं दिया, कंडीशन तोड़ तोड़ रहा है तुम। उसके बाद डिस्क्रिप्शन दिया नहीं दिखाया, कंडीशन तोड़ रहा है तुम। मर्चेंटाइबल नहीं है, कंडीशन तोड़ रहा है तुम। सैंपल डिस्क्रिप्शन दोनों जैसा नहीं है, कंडीशन तोड़ रहा है। कंडीशन तोड़ा तो बायर क्या कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है। और एक लास्ट है बेटा, कंडीशन एज टू होलसमनेस। क्या बोला मैंने, कंडीशन एज टू होलसमनेस मतलब पता है क्या है, खाने योग्य। क्या बोला मैंने, खाने योग्य। तुम कोई रेस्टोरेंट में गया, वहां खाना खाया और खाना इतना स्वादिष्ट लगा तुमको कि अगले दिन तुमको फूड पॉइजन हो गया, तुम 15 दिन हॉस्पिटल में रहा, उसको बोलते हैं होलसमनेस। क्या बोलते हैं, तो अगर खाना ही मेन उद्देश्य है, मेरा खाना ही सही नहीं है, फूड पॉइजन हो गया, 15 दिन मेरा हॉस्पिटल में लग गया, वो ब्रीच ऑफ कंडीशन है। क्या बेटा, तुम पूरा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, प्राइस ले लो। क्या ले लो उससे, डैमेज मत लो। डैमेज तो लेगा ही, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हुआ 15 दिन का, क्या लेगा, डैमेज तो लेगा, बट जो खाने का बिल आया ना वो भी क्लेम कर लो। क्योंकि कंडीशन में क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट रेपुटेट हुआ तो प्राइस भी ले सकता है, और साथ में हॉस्पिटल में एडमिट हो उसका क्या ले लो बेटा, डैमेज भी ले लो। तो क्या क्या हुआ, टाइटल, सैंपल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन बोथ, उसके बाद होलसमनेस एंड मर्चेंटेबिलिटी। तुम लोग एक केस स्टडी दिखाता हूँ, ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक केस स्टडी है, ये देखो ध्यान से, ये वाला केस स्टडी देखो क्या हुआ। P, a draper purchased a hot water bottle from a retail chemist. उसको हॉट वाटर बॉटल चाहिए था उसकी बीवी के लिए, उसकी बीवी बीमार थी, ठीक है। तो दवाई के दुकान में गया और बोला भैया मेरे को तुम हॉट वाटर बॉटल दीजिए आप। जो दुकानदार तो उसको हॉट वाटर बॉटल दिया, मगर हुआ क्या पता है, देखो द बॉटल बर्स्ट। बॉटल क्या हो गया, when water was poured into it and injured his wife, it was held that the chemist will liable to pay damage। एक्चुअल में देखो उसकी बीवी मर गई थी, ठीक है, ये केस में। तो बट जो डैमेज हुआ वो दुकानदार लायबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो तुम कोई पर्पस के लिए तुम जा रहे हो, पर्पस अगर तुमको वैसा नहीं मिला, कौन लायबल हो जाएगा बेटा, ब्रीच ऑफ कंडीशन टूटा है ना। हॉट वाटर बॉटल चाहिए था तुमको, उसकी बीवी बीमार थी, और तुम ऐसा बॉटल दे दे रहा उसको जो उसके योग्य ही नहीं है। बॉटल बर्स्ट हो गया, बीवी बीमार हो गई, बीवी मर गई, पूरा का पूरा डैमेज ले सकता है, प्लस प्राइस भी ले सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये पृष्ठ वर्सेस लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी आता है एग्जाम में, ठीक है, याद रखना। मैं तो पीपीटी दे दूंगा तुम लोग को। क्लियर हो गया मेरा बात, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज सुन लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ये जो रूल्स आया है, मैंने बोला ये किसके कड़ाई के लिए आया, किसको कड़ा कर दिया, सेलर को। सेलर का पूरे लोग हालत खराब करके रख दिया कि तुम जैसे सैंपल देगा दिखाएगा वैसे देना होगा, जैसा डिस्क्रिप्शन देगा वैसे देना होगा, जैसा टाइटल तुम्हारा जेन्युइन होना चाहिए, होलसमनेस होना चाहिए, मर्चेंटेबल भी होना चाहिए। मगर बेचारा सेलर ही क्यों हर बार बायर के अंदर, एक डॉक्ट्रिन है रूल ऑफ केवे टेम्पटर, वो क्या बोलता है, लेट द बायर बीवेयर। क्या बोला मैंने, तो लेट द बायर बीवेयर मतलब हर बार सेलर लायबल नहीं होगा। कभी कभी लाइबिलिटी किसका आ जाएगा बेटा, बायर का भी लाइबिलिटी आ जाएगा। ये देखो क्या बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ केवे टेम्पटर, देखो लेट द बायर बीवेयर व्हेन सेलर डिस्प्ले देयर गुड्स इन द ओपन मार्केट। तो बायर को प्रॉपर सेलेक्ट करना चाहिए, अंधा थोड़ी है वो। इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव ही कैन नॉट हेल्ड द सेलर लायबल। हर बार सेलर का गलती नहीं हो सकता है। अगर तुम ब्रेड लेने जा रहे हो, दूध लेने जा रहे हो, तुम तो अंधा नहीं है, तुम उसका डेट चेक करो, हर बार सेलर थोड़ी बताएगा।
कि भैया ये मत लीजिए, वो एक्सपायरी हो, सेलर का तो काम है, वो बेचेगा। तो इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर, समटाइम्स बायर हैज टू अज्यूम सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपना आंख खोल के प्रॉपर्ली सेलेक्ट कर रहा है सामान, यस और नो। उस केस में अगर वो सेलेक्ट नहीं कर रहा है तो गलती किसका, सेलर का या बायर का? बायर का। सेलर का तो गलती नहीं आएगा। द सेलर इज इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ द बायर। अगर बायर खुद गलत सेलेक्ट कर रहा है तो सेलर जिम्मेदार नहीं होगा। द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट व्हेन ही इज सेलिंग। सेलर क्यों बताएगा डिफेक्ट्स? सेलर तो चाहता है उसका माल क्या हो जाए, बिक जाए। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टर किसके सपोर्ट में है? सोच के बोलो, किसके सपोर्ट में है? सेलर के सब, क्योंकि तो चाहता है ना कि बायर आंख खोल के शॉपिंग करे। तो किसके सपोर्ट में है? किसके अगेंस्ट में है? बायर के अगेंस्ट में। यस और नो, समझा? इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर द बाइंग। जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो मत खरीदो। तुम्हारे पास तो ऑप्शन है ना, मत खरीदो, जाओ दूसरा दुकान से खरीदो। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, राइट? इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव और डू नॉट सर्व द पर्पज, तो फिर अगर अपने स्किल पे था, अपने जजमेंट पे था, सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं दे सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा मेरा बात? मेरे साथ ही बहुत बार होता है, मैं कभी डाब पीने जाता हूँ तो बोलते भैया वही वाला काट के दीजिए, तो मैं अपने जजमेंट पे रिलाई कर रहा हूँ, पानी नहीं था, मैं पैसा नहीं दूंगा उसको, देना ही पड़ेगा। अपनी मर्जी से दिया मैंने, भैया जिसमें ज्यादा पानी हो दे दीजिए। अगर वो अच्छा नहीं दे रहा है मेरे को तो भैया क्या पिला दिए यार, तो वो बोलेगा भैया कोई बात नहीं, कल आइए आपको अच्छा पिला देंगे। बट मैं अपनी मर्जी पे अगर रिलाई कर रहा हूँ, ही इज नॉट गोइंग टू रिइंबर्स मी एनी अमाउंट, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से चूज किया था वो। तो जब बायर अपने होशो आवाज में परचेस कर रहा है तो बायर खुद जिम्मेदार हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो एक एग्जांपल देखो, ये तुम लोग को थोड़ा अजीब लगेगा बट ये ऐसा है। ए जो है सुअर बेच दिया, किसको बेच दिया? बी को। पिग्स बोलते हैं ना अंग्रेजी में। पिग्स बीइंग इन्फेक्टेड, पिग्स बीमार थी, कॉज टाइफॉइड टू अदर हेल्दी पिग्स ऑफ द बायर। बायर के पास बहुत सारा पिग्स था, तो क्या हुआ, और भी पिग्स खरीद लिया होगा, जिसके कारण दूसरे पिग्स को भी क्या हो गया, बीमारियां फैल गई। इट वॉज हेल्ड दैट सेलर वॉज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द पिग्स वर अनहेल्दी। जब सेलर बेच रहा था तो सेलर को बताना जरूरी नहीं था कि वो अनहेल्दी है। बायर को खुद को इंस्पेक्शन करना चाहिए कि जो पिग्स खरीद रहा है वो सही है कि नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द रूल ऑफ लॉबिंग केवेट एम्प्टर। तो सेलर नहीं बताएगा कि मेरे पिग्स में ये प्रॉब्लम है, आप खुद देख लो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, एक दिन दो दिन देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद खरीदो। तो यहाँ पे कौन सा रूल प्रिवेल किया? केवेट एम्प्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये देखो क्या लिखा हुआ है। ए मतलब कुणाल समझता है, ठीक है? कुणाल एक घोड़ा खरीदा किससे? बी से। बी से मान लो बिपाशा से खरीदा, तो कुणाल एक घोड़ा खरीदा बिपाशा से, ठीक है? उसके बाद क्या, कुणाल नीडेड द हॉर्स फॉर राइडिंग। कुणाल को घोड़ा किस लिए चाहिए था? बट ही डिड नॉट मेंशन दिस फैक्ट टू बी। बिपाशा को बोला नहीं कि मेरे को घोड़ा पे राइडिंग करना है। अब पता चला वो घोड़ा जो राइडिंग के लिए सुटेबल नहीं था, मगर वो खाली भारी भारी सामान उठाने में काम कर सकता था। एक चीज बताओ, गलती किसका? कुणाल का। अगर वो बिपाशा को बोल देता, देख बिपाशा मेरे को ऐसा घोड़ा दे जिसमें मैं घुड़सवारी कर सकूं, और फिर बिपाशा घटिया घोड़ा देती है, तो समझ में आता बिपाशा गलती है। वो तो बिपाशा को कुछ बोला नहीं, बिपाशा ऐसा घोड़ा दे दी जिसमें राइडिंग तो दूर का बात है, उसमें खाली तुम क्या कर सकता है, सामान वामान लेके जा सकता है। गलती किसका? कुणाल का। कौन सा रूल प्रिवेल किया? डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू डिस्क्लोज योर पर्पस टू द सेलर, but then if the seller does not sell the goods as per your specification, it is the responsibility of the seller। but इसमें कोई सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा डॉक्टर ऑफ केवेट एम्प्टर? और लास्ट पॉइंट है, ये ऑलरेडी हमको पता है, क्या बोलो, पढ़ाने का जरूरत ही नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं। केवेट एम्प्टर किसके सपोर्ट में बात करता है? किसके सपोर्ट में? और अगर इसका एक्सेप्शन है तो किसका सपोर्ट हो गया? केवेट एम्प्टर सपोर्ट करता है बेटा किसको? सेलर को, है ना? लेकिन अगर इसका एक्सेप्शन आ गया बेटा, तो वो किसको सपोर्ट करेगा बेटा? बायर को। इसका मतलब हर बार बायर जिम्मेदार नहीं होगा, हर बार डॉक्टर ऑफ केवेट एम्प्टर काम नहीं करेगा। कब काम नहीं करेगा हम लोग को पता है क्या? अगर जो सैंपल दिखाया सेलर उस सैंपल के मुताबिक नहीं है, किसका गलती? अगर सैंपल दिखाया सैंपल के मुताबिक नहीं है, सेलर का। डिस्क्रिप्शन दिया उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है, किसका गलती? अगर गुड्स मर्चेंटेबिलिटी नहीं है गुड्स में, किसका गलती? गुड्स अगर होलसमनेस नहीं है, किसका गलती? सेलर का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही सारे देखो एक्सेप्शन है। देखो क्या है, गुड्स अगर क्वालिटी वाले नहीं है या यूज को तुम्हारे फिट नहीं कर रहे हैं तो किसका गलती है बेटा? तो वो एक्सेप्शन हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे केस लॉ है, यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया तुम लोग को, ठीक है? उसके बाद अगर गुड्स तुमने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से दिए, वैसा डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो किसका गलती? सेलर का। गुड्स अगर क्वालिटी के हिसाब से नहीं है, बिकाऊ नहीं है, तो किसका गलती? वो एग्जांपल दिया ना कपड़ा वाला, तो वो किसका गलती है बेटा? सेलर का। सैंपल जैसा दिखाया वैसा नहीं है, किसका गलती? सैंपल या डिस्क्रिप्शन दोनों दिखाया, दोनों जैसा नहीं है, किसका गलती? सेलर का। और इसके अलावा एक और है बेटा, ट्रेड यूजेज, मतलब वही मोटा मोटी जो मैंने बोला ना कि कुछ इंप्लाइड वारंटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे तुम डेंटिस्ट के पास जा रहा है बेटा, किसके पास जा रहा है?
तो डेंटिस्ट को बोला भैया देखिए मेरा जो दांत है ना उसको क्या कर दिया, सफेद भी कर दीजिए और मेरे दांत में दर्द हो तो उसको ठीक कर दीजिए। पता नहीं वो क्या तुम्हारा किया कि जो बाकी का दांत काम करता था वो भी बेकार हो गया। तो तुमने अपना फिटनेस बता दिया, ट्रेड यूजेज बता दिया उसको, तो उसके हिसाब से करना चाहिए ना। ऐसा नहीं किया तो किसका गलती बेटा? सेलर का गलती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर सेलर कुछ फ्रॉड कर रहा है, गिल्टी है वो फ्रॉड के लिए, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताया बायर को, किसका गलती? सेलर का। तो इन सब केस में बेटा सेलर लायबल है। तो इसका मतलब ये डॉक्टर ऑफ केवे टेम्पटर नहीं है, बल्कि डॉक्टर ऑफ केवे टेम्पटर का एक्सेप्शंस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सारे एक्सेप्शंस है डॉक्ट्रिन ऑफ केवे टेम्पटर के। क्लियर हो गया मेरा बात? चलो मैं 5 मिनट फटाफट क्विक रिवीजन करा के छोड़ देता हूँ क्लास, ठीक है? हाँ टारगेट हो गया मेरा, 4:30 बज गया। लास्ट बार रिवीजन फटाफट, कितनी बार रिवीजन हो रहा है? 5वीं बार। चलो फटाफट इसको हटा दे, क्या ब्लैंक रख लेता ताकि सब याद रहे अपने को। जल्दी आओ फटाफट, 5 मिनट के अंदर खत्म करना है मेरे को, क्लास है दूसरा 4:30 से। आ जाओ। सबसे पहले मैंने क्या बताया जल्दी? सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था? 30 को आया था। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। सेल मतलब ट्रांसफर भी हो रहा है तो भी सेल है, अग्रीज टू ट्रांसफर हो रहा है तो भी क्या है? प्राइस मॉनिटरी टर्म्स में होना, पूरा पूरी काइंड, थोड़ा प्राइस थोड़ा काइंड चल जाएगा। उसके बाद मैंने तुम लोग को बताया बेटा सेल और अच्छा सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है और सेल एब्सोल्यूट में कोई कंडीशन नहीं रहेगा, कंडीशनल में तो कंडीशंस प्रेजेंट रहेगा। सेल और अग्रीमेंट टू सेल, सेल में प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, अग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर फ्यूचर डेट। एग्जीक्यूटेड कौन सा? एग्जीक्यूटरी कौन सा? वेरी गुड। किसमें प्राइस के लिए सू कर सकते हैं, किसमें खाली डैमेज मांग सकते हैं? सर रिस्क और लायबिलिटी किसका? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर का, और अग्रीमेंट टू सेल में किसका? सेलर का। कौन सा क्रिएट करता है जस्ट इन रेम, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब राइट अगेंस्ट द, कौन सा क्रिएट करता है जस्ट इन पर्सनम? इसका मतलब क्या हो सर? अग्री राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। किसमें राइट टू रीसेल है मेरे पास, और किसमें राइट टू रीसेल नहीं है? वेरी गुड। इसके बाद मैंने तुम लोग को बताया सर 6 पॉइंट देयर मस्ट बी एटलीस्ट। पॉइंट नंबर 2 सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी, प्राइस जो है वो मॉनिटरी टर्म्स में होना चाहिए, काइंड चल जाएगा। पॉइंट नंबर 4 एब्सोल्यूट और कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। एंड लास्ट ऑल द वैलिड पार्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी देयर। नेक्स्ट मैंने पढ़ा है सर गुड्स का डेफिनेशन। सर गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्सटेंसिव क्लेम्स एंड मनी बट इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सर्वेड बिफोर और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये मेरा गुड्स का डेफिनेशन। मतलब सर एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को गुड्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को मानना है, स्टॉक और शेयर्स को मानना है। गुड्स 3 तरह का हो गया, कौन कौन सा? एक्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और एग्जिस्टिंग जो अभी है मेरे पास, फ्यूचर अभी नहीं है, भविष्य में ग्रो करके तुमको बेच दूंगा। कंटिंजेंट भैया हैपनिंग, सेलर को भी नहीं पता वो गुड्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब जाके वो बायर को बेच पाएगा। एग्जिस्टिंग 3 तरह का हो गया, स्पेसिफाइड गुड, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन। स्पेसिफाइड असर्टेन क्या हो गया? सेलर जो है वो सॉरी बायर जो आइडेंटिफाई कर रहा है मेरे को यही चाहिए तो यही लगेगा। अनअसर्टेन्ड, सर आपके पास बहुत सारा चावल है या बहुत सारा घोड़ा है, कोई भी घोड़ा मेरे को एक दे दीजिए, वो कौन सा हो गया बेटा? अनअसर्टेन्ड गुड्स हो गया। उसके बाद मैंने पता डिलीवरी, डिलीवरी 3 तरह का होता है। बोलो पहला एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल हो गया इसमें फिजिकल पोर्शन जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव कोई फिजिकल पोर्शन नहीं जा रहा है। एक्चुअल मतलब फिजिकल पोर्शन जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव किसी के बिहाफ में तुम गुड्स होल्ड कर ले रहा है, सिंबलिक कोई टोकन मिल गया मेरे को। रिया से उसका स्कूटी का चाबी मिला, मतलब स्कूटी किसका हो गया बेटा? मेरा हो गया, जब तक मेरे पास उसका चाबी रहेगा। उसके बाद मैंने बताया कंडीशन एंड कंडीशन मेन पॉइंट होता है बेटा। कंडीशन अगर टूट रहा है कॉन्ट्रैक्ट रेपुटेट हो जाएगा, मगर वारंटी बेटा कोई मेन कंडीशन नहीं है। वो टूटने से क्या हो सकता है? क्लेम फॉर डैमेज मांग सकते हैं हम लोग, यस और नो। कंडीशन और वारंटी में थर्ड डिफरेंस, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है, मगर ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं माना जा सकता है। इसमें हमने पढ़ा है सर कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस क्या? नहीं उसके बाद पढ़ेंगे ना कब मान सकते हैं। Oh, there are 4 conditions in which breach of condition may be treated as breach of। पहला बायर खुद बोला सर कोई बात नहीं सर, मेरे को वो कॉकरोच वाला पास्ता चल जाएगा, मैं कॉकरोच खाता हूं। तो उस केस में क्या होगा बेटा? ब्रीच ऑफ कंडीशन को कुणाल या आकाश कौन मान लिया था? ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया था। या फिर क्या हुआ बेटा? उसका डैमेज, बायर ब्रीच ऑफ कंडीशन को वारंटी मान के उसका क्या क्लेम कर सकता है? थर्ड पॉइंट, जब मेरा रिया वाला या सुनो कुछ पार्ट में मिला तो पार्ट का मैं पैसा दे दूंगा, बाकी मेरे को जब जरूरत ही नहीं है तो मैं उसका क्लेम नहीं करने वाला हूं। एंड लास्ट कोई इम्पॉसिबिलिटी हो गया, चाइना वाला एग्जांपल, ये सुनो मेरे को कुणाल से कैलकुलेटर चाहिए, वो कैलकुलेटर नहीं भिजवा पा रहा है क्योंकि कोई वॉर डिक्लेयर हो गया, तो उस केस में इम्पॉसिबल है, वो ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मानेंगे, ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया जाएगा। देयर आर 6 इंप्लाइड कंडीशंस। पहला सेल बाय सैंपल होना चाहिए, पहला कंडीशन है टू टाइटल,
ये मानेंगे कि जो सामान हम लोग जिस दुकान से ले रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उस दुकानदार का ही है, वो चोरी से बोला ना कि पेंटालून्स वाले से थोड़ी जाके पूछते हैं कि भैया ये माल आप ही का है ना, आपने चोरी थोड़ी किया है, वो इम्प्लाइड है कि वो माल किसका है, उसका खुद का है। कंडीशन टाइटल वो खुद ओन करता है। सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय बोथ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी एंड कंडीशन एज टू होलसेल। बट ये सब तो सेलर के अगेंस्ट में है। एक रूल है डॉक्ट्रिन ऑफ केव टेम्पटर जो बायर लोग का बांस दे रहा है, क्योंकि लेट द बायर बी वेयर, बायर को खुद को ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बायर अगर अपने जजमेंट पे, अपने स्किल पे रिलाई कर रहा है तो बायर खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, बायर खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अगर सेलर के स्किल पे रिलाई कर रहा है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल। बट देयर आर अगेन एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शंस कौन से हैं? वही सारे हैं। सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए। अगर ऐसा था तो फिर कौन जिम्मेदार होगा बेटा? सेलर जिम्मेदार होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको हम लोग वेडनेसडे को और कंटिन्यू करेंगे, कल और परसों अकाउंट्स होगा। समझा मेरा बात?